आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है पीएम के साथ काम करने का, पीएम मोदी के साथ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ? प्रधानमंत्री साहब के साथ काम करने का जो एक मौका था, मैं बहुत 8% की जीडीपी ग्रोथ हम लगातार आने वाले 2-2.5 दशकों तक हम मेंटेन करते हैं तो हम $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी हासिल कर सकते हैं। आपने कौन से फॉर्मूले को अपना बेस बना करके ये टारगेट दिया है? जीडीपी में भी जब आप 12% में उस जीडीपी बढ़ेगा तो 6 साल में जीडीपी डबल होगी और 24 साल की अवधि में 4 बार डबलिंग होगी। मतलब मैं फर्स्ट टारगेट बस देखना चाह रही थी 2023 से 6 साल बाद 2029 में अगर हमारी इकोनॉमी 6.5 के आसपास पहुंचती है तो हम लगा सकते हैं कि सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ये पिछले 30 साल की जो हमारी परफॉर्मेंस है और उसमें से जो पिछले 10 साल में जो जीडीपी की परफॉर्मेंस है उसी को देख के लगाया। ये मैंने हवाई तो मैं कभी करता ही नहीं। ये R&D एक्सपेंडिचर क्यों नहीं हम बढ़ा पाए अभी तक? निजी क्षेत्र को ये सोचना है कि R&D में क्यों खर्च नहीं करता। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा है? स्पेशली पिछले 5-6 सालों में वो ट्रेंड बहुत डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन तो नहीं हुआ है। कौन से सेक्टर हैं जिनमें वो स्लगिशनेस दिख रही है, वो सुस्ती दिख रही है? क्या वो उनका कोर्स ऑफ ग्रोथ पूरा हो चुका है कि अब उनमें नहीं जान बची है बहुत ज़्यादा? जब 8% में ग्रो कर रहा है भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था है तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हो सकता जिसमें जान नहीं हो। भी लेबर रिफॉर्म्स की जो बात हो रही है वो क्या लगता है कि उनमें तेजी आनी चाहिए? वो क्यों? जरूर। रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे थे हम, इंटरनल की बात की, एक्सटर्नल भी ऐसे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। कई वेस्टर्न कंट्रीज अब वो क्लोज्ड इकोनॉमी वाला स्ट्रक्चर प्रेफर कर रही हैं, अलग अलग तरीके के सैंक्शंस लगा रही हैं। हाउ दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द ग्रोथ एस्टिमेट? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। उन्नीस का एक साल था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद 100 सालों का सफ़र तय करते हुए हम 2047 में कैसे नज़र आएंगे, इस पर अभी भी, क्योंकि 75 साल हो चुके हैं, 25 साल बाकी हैं, तो एक मोटा मोटी इमेजिनेशन, एक ड्रीम सबके मन में उभरते रहती है कि कैसा होगा वो 2047 वाला साल। बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट हैं। कोई जो एक आम इंसान होगा वो ये सोचेगा कि मेरा हासिल क्या होगा, मेरी तरक्की क्या होगी। एक स्टेट जो होगा वो ये सोचेगा कि मैं अपनी आज़ादी में जो हम एग्जिस्टेंस में आए थे उसके बाद 2047 तक पहुंचने में हम कैसे होंगे। और जो राष्ट्र होगा, जो नेशन होगा, जो एक कलेक्टिव सोवरेन होता है, वो सोचेगा कि बतौर नेशन हम कहाँ पहुँचे हैं। इसमें जब हम नेशन के एस्पेक्ट की बात करते हैं, उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आर्थिक तरक्की बहुत बड़ा वेटेज रखती है। ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि बतौर अर्थव्यवस्था हम 100 सालों बाद कहाँ पहुँचेंगे। 75 सालों में हमने कितना हासिल किया है और उन 25 सालों में, आने वाले 25 सालों में हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम 2047 में जा कर के एक अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज़ में शामिल कर सकें, हम टॉप 3 इकोनॉमीज़ में आ सकें। और इसके लिए कई इकोनॉमिस्ट हैं जो अपने खाके देते रहते हैं, अपना अनुमान देते रहते हैं क्या किया जा सकता है, क्या करने की गुंजाइश है। इसी क्रम में हमारे साथ जो आज के गेस्ट हैं उन्होंने एक किताब लिखी है, इंडिया एट 100। ये किताब आपको दिख रही होगी और जो ऑथर हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। नाम आप जानते होंगे क्योंकि ये हमारे पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का काम होता है, जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें देश की सरकार को देश के इकोनॉमी, उससे जुड़े जो मुद्दे होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उन मोर्चों पर सलाह देने का काम होता है कि देश की दिशा कैसी होगी, आर्थिक दिशा कैसी होगी, हम क्या अचीव कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं, देश के लोगों की भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये तमाम सलाहकार देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अभी फ़िलहाल वो IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस में प्रोफेसर भी हैं और भी बहुत सारे तमगे उनके हासिल हैं उनके गले में। फ़िलहाल हमारे साथ वो गेस्ट हैं और उनके साथ हम इस किताब पर डिस्कशन करेंगे कि आने वाले 25 सालों में इंडिया की इकोनॉमी को एक हम सर्टेन लेवल पर पहुंचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और क्या हासिल किया जा चुका है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि मोटा मोटी एक लाइन के जिस्ट में अगर बोलूं तो ये है कि 8% की जीडीपी ग्रोथ हम लगातार आने वाले 2-2.5 दशकों तक हम मेंटेन करते हैं तो हम $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी हासिल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट है। आपने खुद ही लिखा है कि वो सुनने में बहुत ही महत्वाकांक्षी लग सकता है।
मैं इस पर बाद में आऊँगी कि वो कैलकुलेशन कैसे हुआ है, लेकिन ऐसे क्या चेंजेस होंगे हमारी लाइफ में कि जिससे हम सभी को इंटरेस्ट लगे कि अच्छा ये अगर टारगेट हासिल होता है तो हमें फ़ायदा मिलेगा। तो उस टर्म में आप बताइए कि कॉमन मैन के लिए वो सिनेरियो, वो देश, वो टाइम कैसा होगा? देखिए, मैं तो हमेशा मानता हूँ कि इकोनॉमिक्स जो है एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आप यदि देखें तो जीडीपी जब हम मेजर करते हैं तो जीडीपी आप दो तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। एक तो आप जैसे कितना प्रोडक्शन होता है, लेकिन आप एक दूसरा नज़रिया ये है और जिससे मेजरमेंट होती है कि लोगों की आमदनी कितनी है, कंपनीज़ की आमदनी कितनी है, प्रॉफिट्स है, ये सब मिलजुला के एक्चुअली जीडीपी। तो जब जीडीपी बढ़ती है देश की और जीडीपी पर कैपिटा जब हम देखते हैं, यानी कि एक व्यक्ति का जो जीडीपी पर कैपिटा मतलब, तो उसकी जो आमदनी है, तो 2047 में यदि एक्चुअली हम 55 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी होंगे तो तब हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी है वो करीब $40,000 होगी। तो आप सोच के देखिए आज की तारीख में, आज हम करीब $3,000 के जीडीपी पर कैपिटा में हैं। $40,000 जब होगी तो आप एक्चुअली मान लीजिए आप जाना चाहते हैं अमेरिका, आपको अब कई बार होता है कि आप जब खर्चा करना है, आपने कुछ एक पानी की बोतल भी लेनी है वहाँ पे न्यूयॉर्क में या फिर आप लंदन में, तो आप सोचते हो अरे ₹1 एक्चुअली कितनी मेरी आमदनी के मुकाबले कितनी मतलब डॉलर में कितना खर्च करता हूँ। लेकिन ये आपकी आमदनी $40,000 औसताना है, तो आपकी जो कैपेसिटी है आपको बाहर में खर्च करने के लिए, देश में भी खर्चा करने के लिए, वो हो सकता है आपके जो संसाधन है, वो आपके जो नेसेसिटीज़ हैं, खान पान हो या फिर आपको टूरिज़्म जाना है या फिर जो भी एंटरटेनमेंट करनी है, इस समय आपकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा आमदनी, अब यदि आप देखें किसी भी एक व्यक्ति के लिए क्या सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी जो आमदनी है वो बढ़े। तो आमदनी बढ़े तो एक्चुअली वो जो अपना करना चाहे, वो एक्चुअली जो भी कुछ खरीदना चाहे या बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहे या फिर अच्छा अपनी हेल्थ को देखना चाहे, जो भी करना चाहे, उसमें उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा जब जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगी, जो आम आदमी है उस आम आदमी की जो अर्निंग्स है वो बढ़ेगी, और वो तो सबसे ज़्यादा अहम है हर व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो मन में उभर सकता है आपके कि मुझे उससे क्या लेना देना है, क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन फिर हमारे जेब में जो पैसे बचते हैं, जो आते हैं उससे पैसे आते हैं। हाँ। उसमें आप कितना बचाते हैं ये हमारे ऊपर है, वो आपके ऊपर है। आप एक्चुअली आप चाहें तो सारा खर्चा कर दें या फिर आप उसमें से 20% बचा लें, वो तो एक्चुअली अब आपने बचाया तो उसको आपने निवेश किया और एक्चुअली बढ़ा सकते हैं, ये सब तो। लेकिन जो मेन जीडीपी पर कैपिटा है, जीडीपी पर कैपिटा आपकी आमदनी को बताता है। तो अब मुझे लगता है कि इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया होगा लोगों का ये जानने में कि आखिर ये हो कैसे रहा है, कैसे होगा 8% की लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ, जो और अदर मैंने देखा कि अर्नस्ट एंड यंग ने कहा है कि 2047 तक $26 ट्रिलियन होगा, जो आपका एस्टिमेट है उससे हाफ से थोड़ा सा कम है। ठीक उसी तरीके से आपने मेंशन किया है, गोल्डमैन सैक्स है, उसने कहा है कि 2075 में जाके हम $50 ट्रिलियन की इकॉनमी में आ पाएंगे, और आपका दावा है कि हम 2047 में $55 ट्रिलियन की इकॉनमी पूरी कर लेंगे। आपने कौन से फॉर्मूले को अपना बेस बना करके ये टारगेट दिया है, और इन लोगों के उस टारगेट में क्यों डिफरेंस है? मतलब हमें 3 अलग अलग टारगेट्स क्यों दिख रहे हैं? अच्छा सवाल है। मैं एक आध दो उदाहरण से बताता हूँ। आप मान लीजिए कि आप फ्यूचर के बारे में कभी भी जानना चाहते हैं, तो फ्यूचर के बारे में आप अब एक उदाहरण था, एक्चुअली आप अपना कुंडली दिखा दीजिए मान लीजिए, तो जिन दो लोगों का आपने कुंडली दिखाया, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक ही बताएंगे, उनमें थोड़ा सा जो अंतर होगा। वैसे ही क्योंकि वो आप देख रहे हैं वही चीज़ को, जो साइंस है, जो भी फ्रेमवर्क है, वो वही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग विषयों पे देखते हैं, तो इसमें मैं बतलाऊंगा। लेकिन पहले आपने जैसे कहा था कि ये लगता है बहुत ही ऊंचा एक हिमालय पर्वत जैसा, $55 ट्रिलियन, आज की तारीख में हम 3.5-4 ट्रिलियन हो जाने, 55 कैसे? तो इसीलिए मैं एक्चुअली एक उदाहरण देता हूँ। जापान को ले लीजिए आप, 1970 से 1995, 25 साल की जो अवधि थी, इसमें बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि कई बार हम एक्चुअली भारत में अपने इसमें सीमित रहते हैं, बाहर देश में देखते नहीं हैं। तो अभी देखें तो 1970 से जो 1995 का जो 25 साल का की जो अवधि थी, उसमें जापान की जीडीपी 26 टाइम्स एक्चुअली मल्टीप्लाई हुई। उनकी जीडीपी 1970 में करीब 220 बिलियन थी, 1995 में करीब $5.5 ट्रिलियन हो गई। तो मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअली मैं तो 25 या 26 गुना की लगा नहीं रहा हूँ, मैं एक्चुअली 15-16 टाइम्स की लगा रहा हूँ।
वैसे ही एक और चीन का उदाहरण देता हूँ। अब चीन का उदाहरण पहले देते तो आप बोलते कि वो तो डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए मैंने जापान का उदाहरण दिया। चीन को भी देखें तो 1996 से 2021 तक, अगेन दूसरी बार 25 साल की अवधि, उसमें उनकी जो जीडीपी है 22 गुना मल्टीप्लाई हुई। तो ये होता है जब अच्छी नीतियाँ आप अमल करते हो और आपकी पॉपुलेशन जो डेमोग्राफी, ये दोनों अवधि देखें, दोनों देशों को देखें तो इनकी ऐसी जो ग्रोथ आई इस समय में आई जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो वैसे ही भारत का भी एक दौर है 2050 तक एक्चुअली हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक्चुअली हम एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में आएगी। अब मैं आंकड़ों में बताता हूँ। और जो सबसे बड़ा फ़र्क है, EY की बात की आपने, गोल्डमैन सैक्स की बात की, इसमें कि जब आप डॉलर में कोई अनुमान लगाते हैं 2047 के लिए, तो उसमें आपको सबसे अहम जो है ये अनुमान लगाना है कि जो डिप्रीसिएशन जो है, रुपये का जो डिप्रीसिएशन है डॉलर के मुकाबले, वो कितना होगा, अप्रीसिएशन होगा, डिप्रीसिएशन होगा। यदि आप अब गोल्डमैन सैक्स का और अर्नस्ट एंड यंग का देखें तो जो अभी इतिहास में रहा है 91 से आप अभी तक के ले लें तो 3-3.5% हर साल एक्चुअली औसताना जो रुपए का डिप्रीसिएशन होता है। तो उन्होंने यही अज्यूम किया है कि जो भी रहा है पास में जो रहा है वही रहेगा फ्यूचर में। ओके। लेकिन मेरे अनुसार इसमें एक्चुअली ये मुझे लगता है इकोनॉमिक लॉजिक से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2016 में हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजीम सरकार ने एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया, जिसके चलते क्या हुआ है, जो इन्फ्लेशन करीब 7.5% रहता था औसताना 1991 से 2016 तक, वो अब एक्चुअली 5% हो गया है औसताना। लोग बोलेंगे कि अरे क्या इन्फ्लेशन कम हुआ है, कहाँ, हमारी तो दूध के दाम बढ़ रहे हैं, इसके दाम बढ़ रहे हैं, सब्जी के बढ़ रहे हैं, तेल के बढ़ रहे हैं, ये बोलेंगे। लेकिन ये आंकड़े यदि बताते हैं, और मैं तो सच बता रहा हूँ इसमें एक्चुअली, तो ये जो दाम थे 2016 से पहले ये दाम और तेज़ी से बढ़ते थे, 7.5% हर साल औसताना। अब बढ़ रहे हैं लेकिन वो कम दर से बढ़ रहे हैं, जो 5% से बढ़ रहे हैं। तो इसका जो है जो डिप्रीसिएशन तो उस पर बहुत असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप जब देखें तो मान लीजिए आप 100 रुपये में कितना खरीद सकते हैं। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है कि आज की तारीख में आपके पास 100 रुपये हैं जेब में हैं, आप कुछ जाके खरीद सकते हैं। अगले साल चूंकि इन्फ्लेशन होगा तो वो 100 रुपया सिर्फ आप 95 रुपये की चीज़ें खरीद सकती हैं, क्योंकि 5% जो इन्फ्लेशन हुई है तो आपकी जो खरीदने की जो ताकत है वो कम हो गई, 100 रुपये। वैसे ही अभी आप अमेरिका में देखें तो उनका जो इन्फ्लेशन रहा है वो करीब 2% का, यानी कि $100 जो आज खरीद सकता था वो अगले साल वो एक्चुअली सिर्फ $98 की कीमत की जो सामान है खरीद सकता है। तो जब ऐसा रहता है कि जिस करेंसी में इन्फ्लेशन ज़्यादा रहता है वो डिप्रीशिएट ज़्यादा करता है ताकि जो खरीदने की जो क्षमता है वो समानांतर रहे। तो इसीलिए जिस भी करेंसी में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है उस करेंसी में डिप्रीसिएशन भी ज़्यादा होता है उस करेंसी का। तो अब इस सिद्धांत को यदि हमने समझ लिया तो अब आप देख सकते हैं कि जब 7.5% का जो इन्फ्लेशन था तब यदि 3.5% हमारा डिप्रीसिएशन होता था तो 7.5 से जब 5% आपका इन्फ्लेशन कम हुआ तो आपका जो डिप्रीसिएशन है वो 3.5 ना होके 1% हो जाएगा। ये बहुत अहम है। अब कंपाउंडिंग लगाएं, ये कंपाउंड कई बार हम जब 20-25 सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। हाँ। मुझे मतलब जब हमारे पास ये थियोरी ऑलरेडी है डिप्रिसिएशन वाली, इन्फ्लेशन के बैंड वाली, कि आरबीआई को इसी दायरे में रखना होता है, वाई अदर जो एजेंसीज हैं उन्होंने क्यों नहीं ये काउंटर इन किया, फैक्टर इन किया? ये तो वो बताएं। मैं तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में लेकिन देखिए एक ये होता है कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, जो क्लास में पढ़ो, या फिर उसको जो अप्लाई रियल वर्ल्ड में अप्लाई करके उसको समझने की क्षमता जो है वो भी अहम है इसमें। तो मेरे तरफ से मैं बतला सकता हूँ कि जो मैं पढ़ता हूँ उसको एक्चुअली मैं देश में जो चल रहा है उसको समझने के लिए उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने ये देखा कि अरे 2016 से यदि आप देखें इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजिम का जो अमल हुआ है, कोविड के बावजूद, यूक्रेन वॉर जो हुआ उसके सप्लाई साइड के जो प्रॉब्लम है उसके बावजूद इन्फ्लेशन 7.5% से 5% हो गया है। और ये तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में तो ये थियोरी है ही कि आपकी जो डिप्रीसिएशन यदि कमेगी तो आपकी जो इन्फ्लेशन कमेगी तो डिप्रीसिएशन कमेगी। तो अब ये वो क्यों नहीं देखा, ये एक्चुअली वो बताएं, मैं नहीं बता सकता उनके बारे में। लेकिन इसको तो मैं इस विस्तार थोड़ा बताऊँ यदि, तो कंपाउंडिंग जो है जब भी हम 20-25 साल की अवधि लेते हैं तो कंपाउंडिंग जो है बहुत अहम है और ये लोगों को समझना ज़रूरी है। इसलिए मैं एक्चुअली एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। किताब में भी मैंने 2 उदाहरण बताया कि कहानी ऐसी है कि एक राजा जो है वो अपनी चेस खेलने की जो क्षमता है उसमें बहुत गर्व करता था।
तो एक ऋषि मुनि आए और आज लोग कहते हैं कि आप हमारे साथ चेस खेलो। तो राजा से बोलते हैं और कि यदि हम जीत जाएं तो ऋषि मुनि कहते हैं कि हमें जो भी मुँह मांगा इनाम है वो आप देंगे। तो राजा बोलता है अरे ठीक है। तो जीत जाते हैं अब ये ऋषि मुनि और कहते हैं कि अब इनाम क्या है। तो बस बोलते हैं कि कुछ नहीं राजा, बस इतना करो कि एक चेस बोर्ड में पहले जो स्क्वायर है उसमें सिर्फ एक दाना चावल का डाल दो और अगले स्क्वायर में उसको दुगना कर देना, 2 दाना डाल देना, और उसके बाद फिर तीसरे स्क्वायर में 4 और उसके बाद 8 ऐसे दोगुना करते जाना। अब राजा तो समझता नहीं है कंपाउंडिंग की जो पावर है एक्चुअली, लेकिन ये ऋषि समझता है इसको। तो फिर जब ये होने लगता है तो 20वें स्क्वायर तक जब पहुंचते हैं तो एक्चुअली पता चलता है उनका सारा भंडार खाली है कि 20वें स्क्वायर में एक्चुअली दोगुना होकर 2 to the power 20 2 to the power 20 मतलब करीब बिलियन उतना। तो राजा कहता है कि मैं तो नहीं दे सकता अब एक्चुअली। तो यही है पावर की कंपाउंडिंग की, यानी कि यदि 12% में $12 टर्म्स में यदि हमारी जीडीपी ग्रो करेगी तो वो कैसे 12%? 8% आपका रियल ग्रोथ, 5% इन्फ्लेशन, 8 + 5 आपका 13% बना रूपी में। मैं ये फॉर्मूला समझ रही हूँ, लेकिन जैसे अभी आपने ये राजा वाला एग्जांपल लिया, अगर आप इसी तरह मान लीजिए कुछ मॉनेटरी टर्म्स में या फिर सिंपल मेरे लैंग्वेज में बता दें कि मेरे पास 100 रुपए की मेरी जीडीपी है और अगर 5 रुपए मेरी महंगाई होती है, अगर इस तरह के एग्जांपल में आप समझा दें तो वो टारगेट समझना आसान होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, आपने यदि उसका निवेश किया तो यदि 12% जो इसमें जैसे पहले आता था नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आता था। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स लोगों को ध्यान होगा कि 6 साल में जो है तब पैसे हमारे पापा जब लगाते थे तो मुझे ध्यान है 6 साल में पैसे आपके दोगुने हो जाते थे। कैसे होता था? क्योंकि 12% की इंटरेस्ट आती थी उसमें। तो ये कहते हैं, इसको रूल ऑफ 72 कहते हैं। ये एक्चुअली लोग जो भी सुन रहे हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कितना साल लगेगा मेरा पैसा डबल होने के लिए। तो उसको वो समझने के लिए सिर्फ आप 72 उसमें बटा जो इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कर लें। तो 72 डिवाइडेड बाय 12 आपका 6 साल है, तो 6 साल में डबल होता है। तो मान लीजिए आपने एक्चुअली सिर्फ 6% इंटरेस्ट आ रहा है आपका, तो आपको 12 साल लगेंगे पैसे दोगुने होने में। तो यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग जैसे मैंने समझाया कि जब आपकी, क्योंकि कंपाउंडिंग का क्या मतलब है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आता है आपका। तो जीडीपी में भी जब आप 12% में उसका जीडीपी बढ़ेगा तो 6 साल में जीडीपी डबल होगी और 24 साल की अवधि में 4 बार डबलिंग होगी। 4 बार डबलिंग यानी 2 × 2 × 2 × 2 16 टाइम्स। तो कहाँ, जहाँ 3.28 ट्रिलियन है, 3.28 × 16 आपका 55 ट्रिलियन करीब पहुँच जाता है। तो ये समझ एक बार और इसमें बता सकता हूँ, 3.25 ले लें तो 3.25 से 6.5 पहला डबलिंग, 6.5 से 13 दूसरा डबलिंग, 13 से 26 तीसरा डबलिंग, 26 से 52 चौथा डबलिंग। तो 55 के बन गया। तो इस फॉर्मूले में 3-4 वेरिएबल्स हैं जो मायने रखेंगे। जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, रेट ऑफ एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन है। ये 3 चीज़ें। मतलब हमें वो टारगेट हासिल करने के लिए इन तीनों वेरिएबल्स का उस लेवल पे ग्रो करना या डिग्रो करना ज़रूरी होगा, जैसा हमने इसमें अज्यूम किया है। अज्यूम नहीं किया है, मैं आपको ये बतला दूं एक्चुअली, क्योंकि अज्यूम जब आप कहते हैं तो एक थोड़ा अलग लगता है। उसमें मैंने एस्टिमेट किया है पिछले 25 साल में ये जो मैं फ्रेमवर्क आपको बता रहा हूँ एक्चुअली ये चली है कि नहीं। मैंने डेटा में एक्चुअली उसको बाकायदा पिछले कई 25 साल में उसको टेस्ट करके, तो ये जो इसमें एंड मैंने देखा है कि वो एक्चुअली ये फ्रेमवर्क अप्लाई करते भारत के संदर्भ में। उसके बाद इसमें बता रहा हूँ कि 8% जो आपका जो रियल ग्रोथ है उसमें 5% इन्फ्लेशन आदि यदि जोड़ दें तो 13% बन गया आपका ग्रोथ रुपये के टर्म्स में, और 1% डिप्रिसिएशन मैंने जैसे अभी बतलाया थोड़ी देर पहले। और डिप्रिसिएशन से क्या होता है, आपका जो वैल्यू डॉलर में वो घटता है। तो 13 में से आप 1% घटा दीजिए तो 12% बन गया। तो जैसे NSE 12% की रिटर्न देती थी तो 6 साल में डबल होता था, वैसे ही इसमें भी 6 साल में जीडीपी डबल होगी, क्योंकि 72 डिवाइडेड बाई 12 इज बेसिकली 6। तो 4 बार जो डबलिंग है, जैसे मैंने बताया 3.228 की जीडीपी है ट्रिलियन डॉलर उतनी। अगला 6.5 पहला डबलिंग, 6.5 से 13 दूसरा डबलिंग, 13 से 26 तीसरा डबलिंग, 26 से 52 चौथा डबलिंग। 4-4 सालों में हो गए, 6 सालों में, 6 साल में। यू मीन अभी 2024 में हमारी 3.4 के आसपास है। 2023 में, हाँ। 2023 में हमारी जीडीपी 3.28 ट्रिलियन डॉलर थी। ठीक है, उसको मैंने थोड़ा अप्रॉक्सीमेट कर लिया 3.25।
ठीक है। तो 3.25, और जैसे मैं बता रहा था, आप इसको समझिए, 12% में जब ग्रो करता है आपका 6 साल में डबल होता है, 4 साल में नहीं, 6 साल में। और 24 साल में कितने 6 साल आते हैं? 4। तो 4 बार डबलिंग होगी। तो 3.25 से 6.5 पहला। मतलब मैं फर्स्ट टारगेट बस देखना चाह रही थी 2023 से 6 साल बाद 2029 में अगर हमारी इकोनॉमी 6.5 के आसपास पहुंचती है तो हम लगा सकते हैं कि सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो फर्स्ट रियलिटी चेक हमको तभी मिलेगा 2029 में। इनफैक्ट आपने शायद आपने देखा नहीं होगा या देखा होगा, पिछले हफ्ते जेमी डायमंड जो जेपी मॉर्गन के, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 2030 तक भारत की जो इकोनॉमी है $7 ट्रिलियन तक होगी। तो उसमें मैंने वो स्टेटमेंट देखा और उनका जो अनुमान है और मेरा अनुमान एकदम मेल खाता है। तो मैं तो 2029 का वेट करूंगी। हम 3 वेरिएबल्स तो एक्चुअली उसमें तो मैं बताऊं कि मैं कह सकता हूं, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं एक्चुअली, मैं तो कह सकता हूं कि मुझे सिर्फ, लेकिन आप लोगों को तो 2047 उसके बाद भी देखना है। बिल्कुल देखना है सर, इसीलिए तो एक, क्योंकि कोर्स करेक्शन भी ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा डाउट मैं सिर्फ वही चीज़ बता सकती हूँ, मेरा जितना एक्सपीरियंस है आपको भी पता है कि अभी तो मैं बहुत ही नेसेंट स्टेज में देख रही हूँ मैं चीज़ें, लेकिन उस हिसाब से मेरे लिए कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड करना होगा तो मैं प्रूफ पर बिलीव करना पसंद करूँगी कि एक हमारे पास रोड मैप है, लेकिन क्या हमारा जो पहला माइलस्टोन है, क्या हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। कोर्स करेक्शन की बात मैं करूँगी, क्योंकि आपने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात की है इसमें, और मैं उन रिफॉर्म्स पर ही अभी आऊँगी। उसमें मैं एक्चुअली बतला दूं, जैसे अभी ये जो मैंने जो अनुमान भी लगाया है, ये पिछले 30 साल की जो हमारी परफॉर्मेंस है और उसमें से जो पिछले 10 साल में जो जीडीपी की परफॉर्मेंस है उसी को देख के लगाया। ये मैंने हवाई तो मैं कभी करता ही नहीं। मैं सारे जो बतलाता हूँ, मैं जब देश में मुख्य आर्थिक सलाहकार था या फिर जब भी मैंने कुछ भी लिखा है उसमें एक्चुअली इकोनॉमिक लॉजिक और डेटा उसको एकदम गहरी सोच के साथ ही लिखता हूँ। तो इसमें आप देखें तो पिछले 30 साल में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो औसताना रियल टर्म से 7% करीब रही है। 7% से 8% मैंने इसलिए लगाया कि थोड़ा एक स्ट्रेच गोल होना चाहिए। आप जैसे स्ट्रेच गोल, अभी आप वेट कम करने का यदि हम स्ट्रेच गोल लगाते हैं तो ये ज़ाहिर 4 साल में मैं 1 kg कम करूँगा, तो वो तो कोई बहुत बड़ा एम्बिशियस नहीं हुआ। थोड़ा एक 10%, 20% का एक स्ट्रेच गोल होना चाहिए, और देश के लिए भी हमें ऐसा एक विजन रखना चाहिए। क्योंकि हमारे जब हम स्कूल में थे तो हमारे प्रिंसिपल हमेशा बताते थे कि यू नो, इफ़ यू एम फॉर द स्काई यू एटलीस्ट लैंड ऑन द रूफ। तो वो एम्बिशन ज़रूरी है, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि मैंने ये हमेशा विश्वास किया है कि जैसे मैं इंग्लिश में बताऊंगा कि, या फिर हिंदी में कह सकते हैं कि एक सकारात्मक सोच जो है वो आवश्यक है अच्छे परिणाम आने के लिए। लेकिन कई बार आप मीडिया में और जगह में एक्चुअली हमेशा नकारात्मक सोच ज़्यादा चलती है, नेगेटिविटी ज़्यादा चलती है, और नेगेटिविटी जो है वो सिर्फ आवश्यक, वो परिपूर्ण होता है, सफिशिएंट होता है नेगेटिव आउटकम्स के लिए। तो पॉजिटिविटी की जो है एक्चुअली एकदम थोड़ा और जूझना पड़ता है। तो इसीलिए जो है नेगेटिविटी नहीं है, थोड़ा सा जो मन में सवाल है कि अगर, क्योंकि सवाल हमेशा ज़्यादा नेगेटिव ही होते हैं, ये तो मानना पड़ेगा आपको। सर काम है हमारा, अगर हम नहीं उसमें क्वेश्चन करेंगे वही तो कह रहा हूँ कि आपका काम एक्चुअली, आप लोग यही सोचते हैं कि हम नेगेटिव ही पहले पूछेंगे। तो वो मेरा ये आग्रह रहेगा कि आप लोग बैलेंस्ड देखें, क्योंकि अभी कोई भी इसमें देख लें, जब भी आप फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं, जैसे इसमें हेडविंड्स टेलविंड्स दोनों होते हैं, टेलविंड्स भी रहेंगे तो, लेकिन हमारा जो है यानी कि चैलेंजेस भी रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगी। जो ये इसमें एक कहावत होती है कि द नेगेटिव पीपल लुक एट यू नो अ चैलेंज इन एवरी अपॉर्चुनिटी, अ लीडर लुक्स फॉर एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी चैलेंज। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो मैं ये एक लाइन कोट कर रही हूँ कि while the realistic scenarios projected above are predicted on current policies, the optimistic scenarios of 8% growth in GDP requires doubling down on salutary economic policies. Correct. डबलिंग डाउन ऑन सैल्यूटरी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जब आप कह रहे हैं तो हम किस तरीके की पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं? और पहले ये मैंने तो इसमें काफ़ी 27 चैप्टरों में एक्चुअली इसका पूरा विश्लेषण किया है। यदि आप देखें उसमें फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना, आपकी जो क्रेडिट क्रिएशन है ये बहुत अहम है, क्योंकि किसी इकोनॉमी के लिए क्रेडिट जो है एक एक्चुअली एक मतलब रक्त बहाव जो है उसकी तरह रहता है, मतलब इट्स द लाइफ ब्लड ऑफ द इकोनॉमी। वैसे ही ह्यूमन कैपिटल, हेल्थ केयर और मतलब आपका एजुकेशन, इसमें डिजिटल इकोनॉमी, ये चारों जो यानी कि आप फिज़िकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, डिजिटल कैपिटल, ये तीनों चीज़ों में हमें एक्चुअली और काम करना है। अच्छा काम हुआ है, अभी देखें तो मैं जब IMF में जब भी देखता हूँ, बाकी
करीब 200 देशों का हमें विश्लेषण करने का एक मौका मिलता है, तो उसमें जब देखता हूँ तो जिस तरह की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने बनाया है, वैसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी एडवांस नेशन में भी नहीं है, और अगले 10-20 साल में बनेगा भी नहीं। तो वो जो अपॉर्चुनिटी है, इससे हमें लीप फ्रॉग करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। क्योंकि अभी उदाहरण तो बताता हूँ, हम लोग सब यहाँ पे सरोजिनी नगर जाते हैं, एक्चुअली वहाँ जाके मान लीजिए आप एक बेल्ट खरीदते हैं या फिर एक पर्स खरीदते हैं, जो भी वो जो बेचता है उसके पास दुकान नहीं है, वो इसमें एक चल के बेचता है। 10 साल पहले यदि आप सोचें तो एक्चुअली उसको आप पेटीएम या फिर गूगल पे से उसको पैसे नहीं दे सकते थे, आप कैश देते थे, राइट। आज के तारीख में एक्चुअली सिर्फ ऐसे ही नहीं, आप तरकारी खरीदने जाएं, सब्जी खरीदने जाएं, उसको भी आप एक्चुअली पेटीएम में दे देते हो। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि एक्चुअली एक वो कि 10 साल पहले यदि वो गया एक बैंक के पास और बैंक मैनेजर से कहता है कि साहब मेरी जो आमदनी है 50,000 की है हर महीने की, और आप मुझे ऋण दें, तो बैंक मैनेजर बोलेगा क्या प्रूफ है कि 50,000 तू और 50,000। लेकिन यदि आज के तारीख में बैंक मैनेजर ऐसा बोले तो एक्चुअली ये जो विक्रेता है वो बता सकता है, मैं आपको आंकड़े दे सकता हूँ, आप देखिए मेरे बैंक अकाउंट में, क्योंकि सारे मेरे पेटीएम में आते हैं जो, और आप मैं सप्लाई को जो देता हूँ वो भी एक्चुअली आप देख लीजिए, मेरी आमदनी 6 महीने के आंकड़े चाहिए आपको कि 6 साल के चाहिए आंकड़े, मैं देता हूँ आपको। तो आंकड़े देख के एक्चुअली अब बैंक जो है ऋण दे सकता है, कैश जब होती थी ऋण नहीं दे सकता। और जब ऋण मिलता है, मैंने क्योंकि मुख्य आर्थिक सलाहकार होने के पहले मैं बंधन बैंक के बोर्ड में था, तो मैंने देखा है कि जब ये छोटे जो विक्रेता हैं इनको जब हम ऋण देते हैं तो एक्चुअली मैंने एक्चुअली देखा है कि एक छोटी सी ठेले में जो एक्चुअली कोई चूड़ियाँ बेचता था, तो उनको जब बंधन बैंक ने जब ऋण दिया तो उसने एक्चुअली एक छोटा सा दुकान लगाया, दुकान में वो चूड़ी भी बेचता था और बाकी सारे कॉस्मेटिक्स के। 6 महीने बाद मैं गया तो एक्चुअली देखता हूँ कि वो दुकान जो है अब दुगनी हो गई उसकी, और साड़ियाँ भी बेचने लगा। तो ऋण से क्या होता है कि वो निवेश कर सकता है और निवेश करके अपनी बढ़ोतरी, अपनी बिजनेस की बढ़ोतरी कर सकता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये भारत के लिए एक्चुअली भारत ने बनाई है, क्योंकि हमने वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। फॉर्मलाइजेशन, इकोनॉमी की जो फॉर्मलाइजेशन है ये हो रहा है, लेकिन इसको और इसमें जो है तेज़ी लानी है। वैसे ही दूसरी जो हमारी जो फॉर्मल सेक्टर फर्म्स हैं, जो बड़े फर्म्स हैं, छोटे फर्म्स जो फॉर्मल सेक्टर में यानी कि टैक्स देते हैं और एक्चुअली फॉर्मल सेक्टर में हैं, इनमें भी इनकी प्रोडक्टिविटी यदि हम देखें तो जो विश्व की स्तर जो है उसके मुकाबले अभी भी एक्चुअली इनको अभी और काफ़ी दूर जाना है। इसको मैं एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ, और ये अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि दो जो मुद्दे हैं इसमें एक्चुअली इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों में अभी काफ़ी एक अच्छी तेज़ी आई है। पिछले हफ्ते जो ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग्स है उसकी वो रैंकिंग की रिजल्ट आई ग्लोबल, और ये सरकार के आंकड़े नहीं है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो भारत 2015 में 85 रैंक में था, आज के तारीख में वो एक्चुअली 39 के रैंक में। कहाँ 85 और कहाँ 39। वैसे ही आप एंटरप्रेन्योरशिप देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप 2004 से 2014 का जो 10 साल की जो अवधि थी उसमें नए फर्म जो बनते थे, वर्ल्ड बैंक की डेटा से कह रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक की डेटा क्या ग्रोथ रेट क्या था, 3.2%। यदि उस 2014 के बाद देखें तो एक्चुअली करीब 200%। कहाँ 3.2%, कहाँ 200%। तो इसके चलते क्या हुआ, आपका जो एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम बना है ये विश्व के स्तर में एक्चुअली तीसरा सबसे बड़ा है, करीब 100 से ऊपर आज के तारीख में यूनिकॉर्न है। तो इन सब से क्या होता है कि जो एक कंपनी है, आप कोई भी कंपनी है जो यदि कोई चैलेंज करने आ जाए, चैलेंजर आए, तो एक्चुअली वो उसको चैलेंज को उससे सामना करने के लिए उसे भी इनोवेट करना पड़ेगा, तो प्रोडक्टिविटी से इम्प्रूव होता है। और तीसरा जो है इसमें एक्चुअली काम बहुत करना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, ये ऋण, क्रेडिट क्रिएशन, जैसे मैं ऋण के बारे में मैंने बताया। इसमें आंकड़े देखें तो आप जो प्राइवेट क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो बोलते हैं, यानी कि ये 100 यूनिट यदि जीडीपी की है तो उसमें इकोनॉमी में ऋण कितना है, ऋण कितने लोगों को ऋण दिया गया है जिसको इस्तेमाल करके वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तो यदि आप विश्व स्तर पे देखें तो 2020 का जो आंकड़ा है, 100 यूनिट जीडीपी में 180 यूनिट ऋण दिए गए हैं औसताना, इसमें विदेश में ग्लोबल स्तर पे। भारत में देखें तो यही 100 यूनिट जीडीपी में सिर्फ 58 यूनिट क्रेडिट दी गई है। तो 58 से आज की तारीख में अगले 5-6 साल में हम 100 से ऊपर जाके 150-180 तक पहुंच सकते हैं। तो इससे आप सोचिए कि कितनी अपॉर्चुनिटी, कितने लोग जिनको अभी तक ऋण नहीं मिला है बैंकिंग सेक्टर से, उनको ऋण मिल सकता है, जिससे अपनी बिजनेस बढ़ा सकते हैं और जिससे एक्चुअली उनकी और उससे देश की भी एक्चुअली काफ़ी तरक्की होगी।
इनोवेशन की बात कर रहे थे हम। इनोवेशन के लिए आपने खुद ही बुक में कोट किया हुआ है कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की ज़रूरत है, जो फिलहाल अभी 0.65% ऑफ जीडीपी है, और बाकी जो टॉप 10 इकोनॉमीज़ हैं उनका R&D एक्सपेंडिचर 2% से भी ज़्यादा है। हम अभी तक भी 10 सालों में आपने जिक्र किया है क्योंकि उस ड्यूरेशन का कि बहुत काम हुआ है, ये R&D एक्सपेंडिचर क्यों नहीं हम बढ़ा पाए अभी तक, और क्या मतलब आपको ज़रूरत लगी कि क्यों हम अटक के, और दूसरा ये कि हम कितनी तेज़ी से हमें इस डायरेक्शन में बढ़ना होगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। यदि इसमें आप देखें तो ये जो आप 0.65% कह रहे हैं, इसमें एक चीज़ जो बतलाना मुझे बहुत अहम है। यदि जो 100 यूनिट देखें, यदि $100 अमेरिका में हुआ, 100 रुपये हमारे यहाँ पे हुआ, तो $100 जो देखें R&D जो खर्च होता है, उसमें 2/3 जो खर्च है वो प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र करता है अमेरिका में, और सरकार सिर्फ 1/3 करती है। भारत में वही 100 यूनिट लें तो 2/3 सरकार करता है और सिर्फ 1/3 जो है निजी क्षेत्र करता है। तो इस आंकड़े से क्या ये इन्फ्रेंस निकलता है साफ साफ कि यहाँ पे सरकार तो एक्चुअली जो अपना जोर लगाना है इनोवेशन में कर रही है। और ये आप नीति देखें तो 2020 में जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो बजट में अनाउंसमेंट थी अब हो गई है। इस बजट में केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ की जो इनोवेशन के लिए स्पेंडिंग के लिए भी की है। तो मेरा जो आग्रह रहेगा अब एक्चुअली निजी क्षेत्र को ये सोचना है कि R&D में क्यों खर्च नहीं करता। तो यदि इसमें मैं देखता हूँ कि यदि सिर्फ निजी क्षेत्र यही सोचेगा कि अरे आज मेरा क्या पैसा बन रहा है, यही सोचेगा, तो R&D में खर्च नहीं कर पाएगा। क्योंकि यदि आप इनोवेशन को लें तो एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे बैम्बू की जो प्लांट होती है, बैम्बू की जो प्लांट है उसको आपने लगाया तो उसको करीब 6 महीने सींचना पड़ता है पानी से, उसमें कुछ वो उभर के नहीं आता है। लेकिन जब वो उभर के आया, 6 महीने आपने उसको सींचा, तो अगले सिर्फ कुछ चंद हफ्तों में एकदम तेज़ी से बढ़ जाता है, तेज़ी से बढ़ के बहुत ऊंचा बढ़ जाता है। लेकिन 6 महीने सींचना बहुत वो जो पेशेंस है वो बहुत अहम होता है। और दूरदृष्टि जो है वो ये हमारे निजी क्षेत्र को यही दूरदृष्टि दिखानी है कि सिर्फ आज का पैसा नहीं, कल का और परसों का जो एक्चुअली आएगा, उसमें जब वैसा है दूरदर्शी सोच रखेंगे तो एक्चुअली तब वो इसमें निवेश करेंगे R&D में। ये एक माइंडसेट जो है निजी क्षेत्र में बहुत अहम है। क्योंकि मैं देखता हूँ एक्चुअली, मैंने काफ़ी बिजनेस स्कूल में रहा हूँ, तो प्राइवेट सेक्टर में भी कई बार हमारे प्राइवेट सेक्टर में इनोवेशन में आ रहे, बताओ कि आज क्या पैसा आ रहा है। यदि ये पैसे की खनक, आज के पैसे की खनक, मेरा ये आग्रह रहेगा, पैसे की खनक तो आप ज़रूर बिजनेस करते हो तो आप पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ आज का नहीं, कल का और परसों का भी देखिए। तो जब आप देखेंगे तो एक्चुअली इसमें इनोवेशन है। और एक और इसमें उदाहरण दूँ, आपने देखा है कि नहीं मूवी, ये हॉलीवुड की मूवी आई थी द मैन हू सॉ इन्फिनिटी, रामानुजम पे। तो उसमें ये बताया जाता है, अभी देखें तो थॉमस हार्डी जो एक्चुअली जिन्होंने रामानुजन को बुलाया, यदि थॉमस हार्डी कहते हैं कि रामानुजन ये बताओ कि आज की तारीख में कितने पैसे बनेंगे, तुम्हारी जो रिसर्च है, तो रामानुजन कभी रामानुजन बन नहीं पाते। तो तो हमारे जो उद्योगपति हैं, तो उनको ये मूवी देखनी चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए कि ये ना पूछें कि आज की तारीख में कितना पैसा बन रहा है। क्योंकि ये R&D हमेशा ऐसा होता है कि आपको पहले पैसे डालने होते हैं, उससे फिर इनोवेशन आता है। और जब इनोवेशन आता है तो एक्चुअली उससे आप कम्पीट कर पाते हैं। कि जैसे मैंने अभी चेस चैम्पियनशिप जब हुई, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम जो है जाके वर्ल्ड चैम्पियन बने, हमारी जो चेस चैम्पियन है वो वर्ल्ड चैम्पियन बने, ओलंपियाड एक्चुअली जो कितने गोल्ड मेडल सारे, हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स वाले जो हैं सब विश्व स्तर पे एक्चुअली एकदम कॉम्पीट करके उसमें एकदम विश्व स्तर पे विजेता बने। तो ये हम क्यों उम्मीद नहीं रखते कि हमारी इंडस्ट्री भी उसी तरह विश्व स्तर पे एक्चुअली विजेता बने। तो ये मैं सवाल पूछता हूँ हमारे एक्चुअली निजी क्षेत्र से, हमारे उद्योगपति से। ये सब लोग ट्वीट करते हैं जब वर्ल्ड कप बनता रहे हमारी चैंपियन है, तो बाकी लोग और अच्छा है एक्चुअली, लेकिन आप लोग क्यों नहीं है इसी तरह का एक विजन रखते हैं कि हम 2020 तक एक्चुअली जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, सिर्फ जैसे 1990 की क्रिकेट टीम लें तो ये एग्जांपल देता हूँ, तो वो जो क्रिकेट टीम थी वो एक्चुअली सिर्फ भारत में जीतती थी, बाहर जब जाती थी हार के आ जाती थी।
आज के तारीख में एक्चुअली ये मैं बताना आवश्यक समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री एक आध दो क्षेत्र यदि छोड़ दें तो वैसी 1990 की क्रिकेट की टीम की तरह है कि भारत में तो एक्चुअली काफ़ी दहाड़ के बातें होती हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं बाहर में विजेता, तो हमारी जो निजी क्षेत्र है, इंडस्ट्री है, इसको एक्चुअली बाहर में भी विजेता बनना है, और वो विजेता नहीं बनेगी यदि वो R&D में खर्च नहीं करेगी। तो यानी कि मेरा जो टारगेट रखूँगा कि 2000 कम से कम 2020 तक ये जो 100 रुपये जो खर्च होते हैं R&D में, ये कम से कम आधा तो होना ही चाहिए। और उसके बाद एक्चुअली 2035 तक कम से कम 2000 सेम एडवांस इकोनॉमी की जैसे 2/3 खर्च निजी क्षेत्र करे और 1/3 क्षेत्र सरकार करे। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कुछ, क्योंकि इसमें कुछ पॉलिसीज़, कुछ रिफॉर्म्स की आपने बात की है कि हम लोगों को जो गवर्नमेंट की तरफ से इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के तौर पे सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कुछ ट्रेड फेयर्स में प्रोटेक्शन मिल रहे हैं, तो आपने बोला कि उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि तुरंत खत्म होना चाहिए, एक टाइमलाइन, वरना वो लेजीनेस आ जाएगी कि मुझे तो सरकार से सपोर्ट मिल रहा है। क्या ये वही सोल्यूशन है कि उनको फिर पुश किया जाएगा कि वो इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें, R&D में इन्वेस्ट करें? तो ये इसमें भी एक उदाहरण से समझाता हूँ। अभी मैं खुद एक पिता हूँ और आपके शायद बच्चे हैं, पता नहीं, लेकिन आप तो काफ़ी यंग लगती हैं। तो इसमें देखें तो जब एक पिता, कभी भी एक पिता ये नहीं कि 5 साल का बेटा है, मान लीजिए 5 साल का बेटा, जाओ एक्चुअली आप 18 साल के जो युवा हैं उससे कुश्ती करो, ये तो कभी कोई पिता नहीं करेगा। लेकिन क्या कहेगा कि चलो ठीक है, मुझे 13 साल का समय दे दो, मैं अपने बेटे को खा पिला के एक्चुअली अच्छे से काबिल बनाता हूँ, उसके बाद 18 का हो जाए, उसके बाद ज़रूर कम्पीट करेगा। तो यही जो धारणा यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब एक कंपनी, हमारे देश की कंपनी, उसमें जो बाहर वाले कंपनी से कम्पीट करने की अभी कैपेबिलिटी नहीं है, तो यानी कि ये एक एक्चुअली ये स्पर्धा इस तरह की हो गई कि 18 साल की जो युवा हैं उसको 5 साल की युवा से एक्चुअली आप कुश्ती लड़ा रहे हैं। तो ये तो, लेकिन यदि यही धारणा इसमें एक्चुअली यदि आपका बच्चा हमेशा ये सोचेगा, उसको पता है कि वो 30 साल का भी हो जाए तब भी हमेशा पापा के ही का दिया हुआ ही खाता रहेगा या माँ का ही दिया खाता रहेगा, तो कभी भी वो अपने आप काबिल नहीं बनेगा, अपनी काबिलियत जो है वो नहीं बनाएगा। इसीलिए ये बच्चों को पता होता है कि उनको एक्चुअली पढ़ लिख के वो काबिल बनना है। वैसे ही हमारे कंपनियों को भी ये पता रहना है कि ये जो सब्सिडी दिए जा रहे हैं, ये सब्सिडी हमेशा नहीं चलेंगे। ये सब्सिडी जो है, जब तक आप काबिल बनो, उसके लिए हम प्रतिस्पर्धा करने के लिए, सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए वो काबिलियत के लिए दी जा रही है। लेकिन ये जो है हमेशा नहीं चलेगा। हमेशा यदि चलेगा, उनको पता है, तो एक्चुअली वो काबिलियत नहीं बनेगी। अकाउंटेबिलिटी उनकी फिक्स करनी पड़ेगी कि आप भी तय करके दिखाएं कि हमने जो आपको सपोर्ट दिया है, क्या उसका क्या रिजल्ट आपने ला करके दिया है। जैसे हम बच्चे से पूछते हैं, बच्चे से हम क्या स्कूल भेजते हैं तो बोलते हैं कितने नंबर आए, कम नंबर आया, तो हम बोलते हैं क्यों कम नंबर आया। तो यही तो एक पिता यदि इस तरह करता है, तो एक्चुअली हमारे सरकार को भी ये करना है कि सवाल पूछे कि भैया हमने सपोर्ट किया है, आपको अभी सपोर्ट करना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी काबिलियत बनाओ और ताकि हम बाकी लोगों को भी सपोर्ट दे पाएँ हर बार एक्चुअली। क्योंकि ये एक हमारे इसमें फिनोमेनन है। आप देखें तो जब एक बच्चे में और एक बौने में फ़र्क ये होता है कि बच्चा जो है अभी छोटा है लेकिन बड़ा होके एक्चुअली एकदम विशाल बनता है, लेकिन बौना जो है उम्र बढ़ने के बावजूद छोटा ही रहता है। तो हमारे देश में काफ़ी कंपनियां जो है, ये बौनेपन का जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को एक्चुअली इससे डील करने के लिए मैंने ये बताया कि एक इस तरह की सोच, जैसे हम माता पिता जिस तरह सोचते हैं, वैसे ही सरकार को भी यही सोचनी है कि जो सब्सिडी है वो हमेशा निरंतर नहीं है, वो चलेगा। अभी 5 मन नहीं बढ़ाना है बेसिकली उनका, कि वो एकदम कंफर्ट जोन में आ गए कि मेरे पेरेंट्स जो सरकार है वो तो मुझे सपोर्ट करते ही रहेंगे। ये नहीं कि 50 साल का हो गया और 50 साल का भी पापा से अभी भी पैसे ले रहा है। फाइन। आपने प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए, हम शुरू में भी बात कर रहे थे, इकोनॉमी के लिए हम लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहिए और उस इन्वेस्टमेंट का आउटकम क्या रहा है वो हमको प्रोडक्टिविटी के तौर पे दिखेगा। दोनों फ्रंट्स पे अभी हम लोग को जब बजट प्रेजेंट हो रहा था तो मुझे याद है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसको लेके बहुत क्वेश्चन आ रहे थे। अभी हम लोगों ने भी बात की कि R&D पे भी एक तो हम लोगों ने नैरोड सेगमेंट पे बात की, लेकिन ओवरऑल उनकी तरफ से ज़ील नहीं दिख रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। स्पेशली पिछले 5-6 सालों में वो ट्रेंड बहुत डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन तो नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ। आंकड़े एक्चुअली अभी यदि इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े से बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा मुझे एक अभी मैं जब आंकड़े देखता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े, इस साल की जो इकोनॉमिक सर्वे उसमें दिखाया जा रहा है कि जो कैपेक्स, प्राइवेट कैपेक्स है 2023 में
19.8% में बढ़ी है। जब जीडीपी आपकी 8% में बढ़ रही है और कैपेक्स यदि प्राइवेट कैपेक्स 19.8% पे बढ़ रहा है, तो वो तो स्तर, वो जो उसकी जो गति है वो तो ठीक है। तो एक तरह जो मैक्रो आंकड़े हैं बता रहे हैं कि एक्चुअली प्राइवेट कैपेक्स ठीक तरीके से बढ़ रहा है। 2024 का भी जो एक्सिस बैंक का रिसर्च यूज़ करके जो दिखाया, उसमें भी जो कैपेक्स की प्राइवेट कैपेक्स की जो रेट है वो एक्चुअली करीब 20% की है। तो जब लोग बताते हैं कि कैपेक्स घट रहा है, कैपेक्स घट तो नहीं रहा, और ये मैक्रो आंकड़े कुछ और कहानी बतला रहे हैं कि एक्चुअली हो रहा है, बट मेरे अनुसार एक्चुअली इसमें शायद चंद सेक्टर्स में हो रहा है, सीमेंट में या कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसमें कि अच्छा, लेकिन बाकी काफ़ी सारे सेक्टर्स में अभी नहीं हो रहा है। इसीलिए मुझे लगता है शायद कि ऐसी एक धारणा बनी हुई है कि प्राइवेट कैपेक्स जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन मैक्रो आंकड़े तो बता रहे हैं कि ओवरऑल कौन से सेक्टर हैं जिनमें वो स्लगिशनेस दिख रही है, वो सुस्ती दिख रही है? क्या वो उनका कोर्स ऑफ ग्रोथ पूरा हो चुका है कि अब उनमें नहीं जान बची है बहुत ज़्यादा? क्या नए जो बाकी सेक्टर्स हमें ग्रोथ दे रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? देखिए, ये जो आपने शब्द यूज़ किया कि जान बची नहीं, ये तो मैं भारत के किसी क्षेत्र के लिए नहीं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि जो अगले 20-25 साल में एक्चुअली हर क्षेत्र में भारत में जब 8% में ग्रो कर रहा है भारत, और विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज़ ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था है, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हो सकता जिसमें जान नहीं हो। पहली बात तो ये बतला दूँ। दूसरा ये ज़रूर है कि चंद क्षेत्रों में अभी एक्चुअली और तेज़ी आनी है। मुझे लगता है जैसे FMCG है, कंजम्पशन जो जीडीपी में नंबर देखें तो करीब 4.5% से बढ़ा है, तो कंजम्पशन अभी और बढ़ने में उसमें काफ़ी स्कोप है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और ये जनरली देखें तो वर्चुअस साइकिल के तहत, जैसे उसमें भी मैंने एक पिलर है जिसमें लिखा है कि पहले इन्वेस्टमेंट जब बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट से जीडीपी ग्रोथ आती है, जीडीपी ग्रोथ से आपके लोगों के हाथ में पैसा आता है, तो पैसा जब वो खर्चते हैं तो उससे कंजम्पशन, तो एक साइकिल बनती है। तो मेरा ये मानना है कि कंजम्पशन आएगी और कंजम्पशन बढ़ेगी FMCG और ये सब सेक्टर्स में। अभी तेज़ी धीरे धीरे एक्चुअली आएगी इसमें। लगता है मुझे 1 साल के अंदर एक्चुअली इसमें और तेज़ी आ जानी चाहिए। लेकिन कुछ और सेक्टर्स हैं जिनमें एक्चुअली काफ़ी तेज़ी है। यदि औस्ताना 20% के स्तर पे यदि आपका प्राइवेट कैपेक्स बढ़ रहा है और चंद क्षेत्रों में एक्चुअली नहीं है अच्छा, तो सीमेंट है शायद, फिर या फिर आपका स्टील और कंस्ट्रक्शन वगैरह में शायद 30% में प्रगति हो रही है, तभी जाके औस्ताना आपका 20 बन रहा है ना। कौन से ऐसे नए सेक्टर्स है जो हमें पहचान करने की ज़रूरत है, जिनको हम लेवरेज कर सकते हैं आने वाले टाइम में, कंसिडरिंग हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है या फिर जो हमारा पॉलिटिकल सपोर्ट है, जो रजीम है, कंसिस्टेंसी एक बनी हुई है, उसके अलावा मतलब बेसिकली एग्जिस्टिंग जो हमारा सेटअप बना हुआ है उसके हिसाब से उन सेक्टर्स को अगर हम टैप करें तो हम ये जो टारगेट हम अपना और तेज़ी से इसे अचीव कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन ब्रॉडली मैं एक बताऊंगा कि ये भारत जो है एक मॉडल दे सकता है सारे विश्व को कि जो ग्रोथ है हमारी सोशली और इकोनॉमिकली इंक्लूसिव बने, यानी कि, और इसमें रोज़गार का एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी किसी भी परिवार में, अब मैं अपनी ही उदाहरण देता हूँ, हमारे पापा जब रेलवे में उन्होंने जब नौकरी शुरू करना शुरू, उसके कारण हमें पढ़ा पाए, और हमारे भाई हम दो भाई उनको, तो इससे जो है एक व्यक्ति को जब रोज़गार मिला फॉर्मल सेक्टर में, तो उससे एक्चुअली पूरे परिवार और एक्चुअली शायद पुश्तों को फ़ायदा हुआ है। तो इसीलिए हमारे देश में रोज़गार में जो है काफ़ी ज़ोर देना बहुत बहुत अहम है। तो ऐसे क्षेत्र, उसमें मैन्युफैक्चरिंग बहुत अहम है। जब मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं तो कई लोग आप बताते हैं मैन्युफैक्चरिंग, इस साल तो मैन्युफैक्चरिंग की वृद्धि तो अच्छी हुई है, करीब 10% जो वैल्यू एडेड है, लेकिन ये स्तर, ऐसा एक जो वृद्धि का जो दर है उसको हमें बरकरार रखना है। इसमें रिफॉर्म्स बहुत अहम है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फर्म यदि आप देखें तो उनको क्या ज़रूरत पड़ती है। उनको लैंड की ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल ऋण के लिए ज़रूरत पड़ती है, इक्विटी कैपिटल भी ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा पावर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पावर का इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि लॉजिस्टिक्स,
और अंत में जो स्केल बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट्स हैं, यदि स्केल बढ़ी रहती है तो एवरेज कॉस्ट जो कमती है जब स्केल बढ़ी रहती है। तो इसी में ये जो बौनापन जो है, बौनापन के कारण हमारे कंपनियों की जो एवरेज कॉस्ट है वो एक्चुअली ज़्यादा बाकी चीनी कंपनी या फिर बाकी जो विदेश की कंपनी है उनसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इनमें जो काम करना, इसमें राज्य सरकारों का भी बहुत ही बड़ा योगदान रहना इसमें अहम है। क्योंकि आप इसमें से देखें तो कैपिटल को छोड़ के, कैपिटल जो कि पूरा केंद्र सरकार के दायरे में आता है, लेकिन लैंड तो पूरा राज्य सरकार का है। उस लेबर में भी करीब मैं कहूँगा 70-75% जो है लेबर रेगुलेशंस जो है स्टेट लेवल पे है। राज्य जो अभी लेबर रिफॉर्म्स की जो बात हो रही है, वो क्या लगता है कि उनमें तेजी आनी चाहिए? वो क्यों? जरूर क्योंकि 2020 में ये बिल पास हुई थी जब कोविड के समय में, और अभी 4 साल होने को आ रहे हैं। तो 4 साल में तो जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो तो बनना ही चाहिए, और इसमें राज्यों का कोऑपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पावर सेक्टर जैसे कह रहे हैं, पावर एक्चुअली ये भी राज्यों का विषय है, और इसमें जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन जो करते हैं, यदि कृषि में वो एक्चुअली फ्री देंगे तो पावर जो है कंपनियों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए तो काफ़ी कीमती हो जाएगा। और अंत में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिसके चलते एक्चुअली कई बार बौनापन जो बना रहता है, तो ये सब चीज़ें इनमें एक्चुअली राज्यों को हमें और आपके जैसे चैनल हैं, आपको इनको राज्यों पे भी जोर देना है। क्योंकि अभी एक उदाहरण देता हूँ, जब बजट आती है तो मैं भी कई बार एक्चुअली बजट में रहा हूँ, तो बहुत एक अटेंशन रहता है एक्चुअली कि बजट आ रही है और बजट के प्रश्न पूछते हैं हम, और पूछना भी केंद्र सरकार के को प्रश्न। लेकिन ये आप बताइए, आप एक उदाहरण दीजिए कि किसी भी केंद्र सरकार की बजट में एक्चुअली किसी भी चैनल ने ध्यान दिया हो। लेकिन कितने रिफॉर्म हैं, तो हम ये क्यों नहीं पूछते हैं कि जब केंद्र सरकार, जो बाकी स्टेट्स हैं, कि आपने रिफॉर्म्स क्या किए हैं, आपने लैंड में आपने रिफॉर्म क्या किया है, आपने पावर सेक्टर में क्या रिफॉर्म किया है, आपने लेबर में क्या रिफॉर्म किया है, ये हम पूछते ही नहीं है। या फिर आप इंडस्ट्री बॉडीज़ ले लें, CII, FICCI या एसोचैम, ये कितने कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जब राज्य सरकार की बजट होती है, तो इसके बाद उन राज्य सरकारों की बजट का विश्लेषण, ये मेरे अनुसार बहुत ही अहम है। क्योंकि जब भी आप, एक सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं, और जब हम एक फेडरल स्ट्रक्चर, भारत जो है फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्यों की बात करें तो राज्यों की एक्चुअली पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन हमारे राज्य कई बार एक्चुअली अपनी पावर की तो बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करते हैं। तो और मीडिया को और बाकी जो कमेंटेटर्स हैं, इनको एक्चुअली इन्हें ध्यान दिलाना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रिफॉर्म करना है। क्योंकि ये मैं बतला दूं कि पिछले 30 साल में देखें तो केंद्र सरकार में एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो गवर्नेंस है वो राज्यों के मुकाबले काफ़ी बेटर रही है। तो अब जो है आगे चल के अगले 25 सालों में हमें जो ध्यान है, स्पॉटलाइट अब राज्यों पे डालना है कि वो रिफॉर्म्स करें, और जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी बढ़ोतरी हो। मैन्युफैक्चरिंग से मुझे याद है, मेक इन इंडिया जो मिशन चला था, काफ़ी आप उसके तरफदार रहे हैं। मुझे बुक में क्या आपने लिखा हुआ है कि हम लोगों को वैल्यू जो ऐड करना है, नॉट जस्ट असेंबल इन इंडिया बट टू कन्वर्ट इट इनटू मेक इन इंडिया, हम लोगों को कुछ वैल्यू एडिशन भी करने चाहिए। नहीं, मैंने एक्चुअली एकदम ऑपोजिट बोला है उसमें। मैंने ये बोला है कि दोनों करना है। और उदाहरण देता हूँ मैं, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लें। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जब 80 के दशक में जब मारुति बनाने लगा था, मारुति 800, तब क्या होता था, सारे सुजुकी से सारे कंपोनेंट्स आते थे और सिर्फ असेंबल होता था यहाँ पे, और असेंबल होके एक्चुअली कार बिकता था। लेकिन 40 सालों में अब क्या है, पूरा सेक्टर बन गया है, पूरा काफ़ी सारे कंपोनेंट्स भी बनते हैं इसमें, सर्विस स्पेयर पार्ट सारे यहाँ पे बनते हैं। तो किसी भी सेक्टर में, आप किसी भी देश में देख लें, तो जो प्रगति है इसी तरह होती है कि पहले असेंबली होती है, उसके बाद फिर एक्चुअली पूरी वैल्यू एडिशन होती है। यानी कि ऐसे सोचें तो एक्चुअली आपको यदि दौड़ना है, दौड़ने के लिए आपको पहले चलना सीखना है। तो आप यदि आप चलने में अभी उतना अब समर्थ नहीं हैं, आप सोचते हैं कि आप एक्चुअली दौड़ोगे तो आप तो मुंह के बल पे गिरोगे। तो इसीलिए पहला इसमें, और कई बार एक्चुअली आप देखें तो हम, ऐसा नहीं है कि हम दौड़ना सीखने के बाद सिर्फ दौड़ते रहते हैं, हम चलते भी हैं दौड़ते भी हैं। तो ऐसे ही इसमें दोनों आपको असेंबलिंग भी करनी है और वैल्यू एडेड भी करनी है, क्योंकि असेंबलिंग से काफ़ी रोज़गार बनेगा। लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है असेंबलिंग, और हमारे देश में एक्चुअली क्योंकि हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज जो है हमारी लेबर फोर्स है, तो इसीलिए असेंबलिंग भी बहुत अहम है। असेंबलिंग पे फोकस ही मुझे कुछ टाइम, जैसे हम बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं या फिर पहले हमें दिख रही है कि असेंबली पे हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है कि हम खुद के अपने पार्ट बना रहे हैं,
एक तो वो पोर्शन कम है, प्लस जो हो रहा है वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी उतना एडवांस नहीं है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके हम कॉम्पीट कर पा रहे हैं, कि हम कह पाएँ कि हमारा प्रोडक्ट इस लेवल का है। वो प्रॉब्लम आपको कैसे, कहाँ पर नज़र आ रही है? तो वही कह रहा हूँ ना कि वो जो कॉम्पिटिटिवनेस है वैल्यू एडेड में, आप अभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ऑटोमोबाइल्स में हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हुआ है। पहले हम असेंबल कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, अभी बाकी जो सप्लायर्स हैं वो सब कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर के लिए भी उन्होंने फैक्ट्री लगाई हैं। तो ये ऐसे ही होता है कि सारे इंडस्ट्रीज़ में पहले असेंबली होती है, और ये धारणा जो है कि असेंबली मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ये गलत है। आप यदि चीन जो है मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, वहाँ पे ये जो आईफोन है, आईफोन अभी तो इंडिया में काफ़ी असेंबली होती है, लेकिन यदि आप 10 साल पहले लें तो 10 साल पहले चीन में करीब सारे जो आईफोन्स थे वहीं पे असेंबल होते थे। तो उसको आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहेंगे, ये तो सही नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि हमें एक्चुअली वैल्यू एडेड करना है। अभी जैसे डिफेंस सेक्टर में भारत अभी एक्चुअली पिछले 5-6 साल में काफ़ी अच्छा उभर के आया है। तो इसमें जब हम इसमें रिफॉर्म करके सेक्टर्स को ओपन करते हैं और असेंबली भी उसको भी अलाउ करते हैं, तो तब जाके धीरे धीरे ग्रेजुएट होके, सिंपल सी बात है कि एक्चुअली आपको पहले चलने के लिए अच्छे क्षमता बढ़ानी है, उसके बाद आप दौड़ेंगे। ओके। रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे थे हम, इंटरनल की बात की, एक्सटर्नल भी ऐसे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। कोविड से जो शुरू हुआ और उसके बाद से जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई, वेस्टर्न कंट्रीज अब वो क्लोज्ड इकोनॉमी वाला स्ट्रक्चर प्रेफर कर रही हैं, अलग अलग तरीके के सैंक्शंस लगा रही हैं। ये आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ता ही दिख रहा है, जिस हिसाब से हम लोगों को ट्रेंड दिख रहा है। हाउ दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द ग्रोथ एस्टिमेट? तो इसमें भी यदि आप देखें, इसमें आप चैलेंज पे ध्यान दे रहे हैं, एक्चुअली इसमें मैं जवाब दूंगा, लेकिन मेरे अनुसार एक बैलेंस्ड अप्रोच ऐसा होता है जिसमें हम चैलेंज को भी देखें, अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखें। तो इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, जापान का जो मैंने एग्जांपल दिया, 1970 से 1995 का जो उनका समय था, ऐसा समय नहीं था जिसकी सारा हनीमून था उनके लिए। 1970 का जो दशक था उसमें वियतनाम वॉर हुआ, उसके बाद फिर ऑयल शॉक हुई, ऑयल शॉक से चल के यूएस में जो है डबल डिजिट इन्फ्लेशन, ऐसा इन्फ्लेशन जब कभी उसके बाद हुआ नहीं है। अभी यूक्रेन वॉर के बाद भी जब उनकी इन्फ्लेशन हुई करीब 8%, लेकिन डबल डिजिट नहीं हुआ। तो इवन इतने चुनौतियों के बावजूद जापान जो है करीब उनकी जीडीपी 25 गुना 26 गुना मल्टीप्लाई कर पाया। तो चुनौतियां तो रहेंगी ही, और चुनौतियां आएंगी तो उस चुनौतियों का सामना करने का जो एक एक्चुअली साहस है और उसमें मेहनत करना जो है बहुत ज़रूरी है। मेरे अनुसार एक्चुअली आप जैसे कह रहे हैं, डीग्लोबलाइजेशन एक चुनौती रहेगी, क्लाइमेट चेंज एक चुनौती रहेगी, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो बाकी जो एडवांस नेशंस जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उससे भी वो भी एक चुनौती रहेगी, और ग्लोबल डिमांड ये भी चुनौती रहेगी। लेकिन इसके लिए मैंने एक्चुअली जो इसके जो उपाय हैं वो भी किताब में बताया है कि यदि आप भारत की जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो देखें तो हमारी इकोनॉमी में एक्चुअली करीब 60% हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन से आती है। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन को हम अच्छे से बढ़ा के, निवेश बढ़ा के, इसको हम एक्चुअली यदि ग्लोबल डिमांड कम भी हो तब भी हम अपने ग्रोथ की जो स्तर है, रेट है, उसको मेंटेन कर सकते हैं। मतलब डी ग्लोबलाइजेशन अगर होता भी है तो उससे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर ना पड़े, हम इंटरनली इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दें कि हम उससे बैलेंस आउट कर सकें। यानी कि एक जो कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बोल तेरी रज़ा क्या है। आपने इंटरनली ही जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी, ये दो ऐसे उन पर डेडिकेटेड चैप्टर्स लिखे हैं कि ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो हम लोगों ने फैक्टर्स डिस्कस किए हैं उन पर एक हैं। जुडिशरी तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन जो एक दूसरा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जो नीड आपने बताई है, उसको अलग अलग देशों के साथ कंपेयर किया है कि यूएस में, चीन में, इवन पाकिस्तान में कुछ रिफॉर्म्स मुझे ऐसे दिखे जो हमसे पहले हो चुके हैं, टू माई सरप्राइज। इस पर थोड़ा सा बात कीजिए, इस पर थोड़ी सी बात कीजिए कि हम कैसे पिछड़े हुए अभी चल रहे हैं, क्यों हमारा फोकस नहीं गया है, क्यों एक सरकारी नौकरी की तरह उसको प्रेफरेंस दी जाने लगी है, किस तरीके का माइंडसेट उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है कि वो हमको इकोनॉमिक ग्रोथ में एक फैक्टर इन कर सके। इसमें भी एक उदाहरण देता हूँ मैं। 2014 में एक चेस कंपटीशन, अभी चेस क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में है तो इसलिए 2014 में बिल गेट्स ने मैग्नस कार्लसन को चैलेंज किया था चेस गेम के लिए। अब ये उदाहरण, अब इसका जो रेलेवेंस है मैं बताऊंगा, लेकिन वो गेम एक्चुअली, बिल गेट्स तो बहुत ही काबिल इंसान है। सब लोग सोचेंगे कि अरे गेम तो बहुत दिन चला, बहुत मतलब मूव्स चले होंगे, 2 घंटा 3 घंटा। आपको पता है कि एक्चुअली मैग्नस कार्लसन ने बिल गेट्स को सिर्फ 44 सेकंड में हरा दिया। तो इससे सीख क्या है, मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ?
बिल गेट्स जो है बहुत ही काबिल इंसान है, लेकिन चेस के संदर्भ में वो एक जनरलिस्ट है, लेकिन मैग्नस कार्लसन स्पेशलिस्ट है। तो ये जो उदाहरण है ये दर्शाता है कि जब स्पेशलिस्ट जनरलिस्ट के साथ एक्चुअली भिड़ता है तो स्पेशलिस्ट हावी हो जाता है। वैसे ही ये इसी को हम पलट के भी देख सकते हैं कि यानी यदि मैग्नस कार्लसन यदि बिल गेट्स को चैलेंज करेगी सॉफ्टवेयर में, तो इसी तरह भुरता बना देंगे एक्चुअली बिल गेट्स उनका मैग्नस कार्लसन का। तो ये जो इसको समझना बहुत ज़रूरी है हमारे देश में कि क्योंकि बाकी देश जो हैं अपने रिफॉर्म्स के तहत उन्होंने काफ़ी सेक्टर्स में स्पेशलाइजेशन का इस्तेमाल किया है, स्पेशलिस्ट। तो जो मेरा जो जोर है रिफॉर्म्स के तहत इसमें ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ताकि हम स्पेशलाइजेशन के लिए जो है उसको एनेबल करें। क्योंकि और इसमें एक और सबसे अहम बात है कि किसी भी सेक्टर में देखें जब प्रतिस्पर्धा होती है तो उससे काबिलियत बढ़ती है। आप जैसे आप हमारे जो इसमें ब्यूरोक्रेसी में जो आते हैं वो इतनी प्रतिस्पर्धा करके आते हैं। जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो शायद देश विदेश में शायद जेई के अलावा एक्चुअली एक और इतनी सबसे IIT-JEE के अलावा एक और इतनी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, इतनी प्रतिस्पर्धा करके आते हैं। यही प्रतिस्पर्धा जो है बाद में भी कायम रहे तो काबिलियत और स्पेशलाइजेशन जो है वो एक्चुअली उसका मौका मिलता है। तो उसी के लिए मैंने काफ़ी सारे कदम जो है उसमें बतलाए हैं। क्योंकि और ये भी हमें ध्यान देना है कि बाकी देश जो करीब हमारे जो नेबर्स हैं वो भी काफ़ी रिफॉर्म्स कर चुके हैं। और भारत में हालांकि काफ़ी सारे रिपोर्ट्स वगैरह लिखे गए हैं, इसमें और जोर देना। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पिछले 10 साल में इसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ है। मैंने सरकार में काम किया है और स्पेशलाइजेशन में जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कई जैसे कुछ एक स्पेशलिस्ट अभी जैसे एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी थे जो बने हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, वो इकोनॉमिक्स में PhD हैं, स्पेशलिस्ट हैं। वैसे ही एक DA सेक्रेटरी थे तरुण बजाज जो कि IIM अहमदाबाद के स्पेशलिस्ट। तो जब ऐसे लोगों के साथ काम किया है तो एक्चुअली मैंने उसका जो बेनिफिट है वो देखा है। तो इसीलिए इसका ऐसा ये जो हुआ है इसमें अच्छा काम हुआ है, लेकिन इसमें तेज़ी लानी ज़रूरी है। और मेरे अनुसार जो स्पेशलाइजेशन हाईएस्ट लेवल पे, यानी कि एक सरकार में एक डिपार्टमेंट ले लें तो डिपार्टमेंट का जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है सेक्रेटरी लेवल, तो उस लेवल पे प्रतिस्पर्धा और स्पेशलाइजेशन जो है बहुत अहम है। उसके लिए क्या करना है वो जो रिफॉर्म्स हैं वो मैंने बतलाए हैं। ये भी जोर देना ज़रूरी है कि दो तरफा होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जो बाहर से लोग आ रहे हैं और कम्पीट कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे जो ब्यूरोक्रेसी वाले हैं वो भी उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए कि वो जाके प्राइवेट सेक्टर में काम करें और प्राइवेट सेक्टर में काम करके वापस आएँ, ताकि उनकी भी जो क्योंकि ये भी उनको लग सकता है कि अरे हमने इतनी अच्छी एग्जाम क्लियर की है, इतनी मेहनत की है, तो लगना भी चाहिए और कि ये ऐसे कि तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, वो जाके एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर में भी काम करें। जैसे आज के तारीख में वो जाके वर्ल्ड बैंक में IMF वगैरह में काम कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी वो काम करें। तो वो दो तरफा यदि बैलेंस तरीके में यदि हम करें तब ये रिफॉर्म संभव है। यदि हम सिर्फ एक तरफे तरीके से देखें कि सिर्फ आउटसाइडर्स को अलाउ करते हैं तो वो सही नहीं होगा और फेयर भी नहीं होगा। क्योंकि तो मेरे अनुसार इसको एक्चुअली एक फेयरनेस के तरफ से देखना पड़ेगा इसको, और ये रिफॉर्म को अलाउ करना, इससे एक्चुअली भारत को बहुत लाभ होगा। आप जब बता रहे थे अभी कि 10 सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है, मैंने काम किया है, साथ में देखा है। 2018 से 21 तक आपने इस पोजीशन को संभाला है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है PM के साथ काम करने का, PM मोदी के साथ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ? मैंने तो आप शायद आपने ध्यान दिया नहीं दिया, जब मैंने स्टेटमेंट दिया था, जब मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा हूँ उसमें, तो मैंने साफ लिखा है, मैं तो जो मेरे मन में है मैं बतलाता हूँ। एक फसाड करने का मेरा स्वभाव नहीं है। तो मैं तो मानता हूँ एक्चुअली आज की तारीख में 20 साल बाद भी यदि आप मुझसे पूछेंगे तो ये जो 3 साल की जो अवधि थी, ये मेरे लिए मेरे जीवन में एक बहुत अच्छा अवसर देश के लिए कंट्रीब्यूशन देने का और बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला। मेरे लिए तो प्रधानमंत्री साहब के साथ काम करने का जो एक मौका था, मैं बहुत एक सुखद एक अनुभव मेरे लिए रहा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैरा दिखा मुझे इशारा हो रहा है मेरे प्रोड्यूसर की तरफ से समय के लिए, बट फिर भी प्रो क्रोनिज्म और प्रो बिजनेस, कई दफ़े आरोप ये लगते हैं कि जो भी सरकार की पॉलिसीज़ हैं वो किसी एक सर्टेन कंपनी या सर्टेन ग्रुप को या कुछ पर्टिकुलर लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हैं। इसमें आपने वो डिफ्रेंशिएट किया है कि प्रो बिजनेस अलग है, प्रो क्रोनिज्म अलग है। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएँ ताकि वो जो एक ब्लर लाइन है, जो लोग इंटर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं आपके हिसाब से, वो
एक क्लैरिटी मिल सके कि ऐसा नहीं है, दोनों डिफरेंट तरीके से काम। इसमें भी एक्चुअली समझना ज़रूरी है। देखिए इसमें एक उदाहरण देता हूँ। यदि आप अमेरिका में देखें तो करीब एक 20 साल का समय लें तो एप्पल जो है 2000 में यदि आप देखें तो एप्पल का जो वैल्यूएशन था शायद करीब 200 बिलियन डॉलर शायद रहा होगा। आज की तारीख में करीब 3 ट्रिलियन है, तो करीब 15 गुना उसका जो है वैल्यू बढ़ा है। अब यूएस की जीडीपी 15 गुना तो बढ़ी नहीं है, लेकिन यदि हम सोचें तो एक्चुअली आप बता करें एप्पल की इतनी वृद्धि हुई है वैल्यू, तो क्या ये क्रोनिज़म है? क्या क्रोनिज़म नहीं है। एप्पल ने अच्छे प्रोडक्ट्स लाए हैं, अब काबिलियत से और मेहनत किया है, जिससे एक्चुअली उनकी वैल्यू बढ़ी। तो ऐसे ही जब एक इकॉनमी बढ़ती है तो जो कंपनियां उन अपॉर्चुनिटीज़ का अच्छा इस्तेमाल कर रही हैं और उनका जब उसमें और मेहनत कर रही हैं तो उनसे उनको लाभ पहुंचता है, जैसे एप्पल को लाभ पहुंचा है। तो ये ये प्रो बिजनेस होता है। कई बार नैरेटिव्स में हम ये करते हैं, और इससे पहले आप यदि देखें जो बैंकिंग सेक्टर की जब प्रॉब्लम हुई तो तब क्रोनी लेंडिंग काफ़ी हुई, और इसमें मैंने एक्चुअली काफ़ी आंकड़ों एविडेंस के साथ मैंने बतलाया भी है। इकोनॉमिक सर्वे में भी मैंने लिखी थी कि जो लेंडिंग थी कई बार एक्चुअली जिससे कि काफ़ी सारे जो एनपीएस बने, जो कंपनियां शायद उतनी काबिल नहीं थी प्रोजेक्ट लगाने के लिए, उनको भी ऋण दी गई। तो वो उस तरह की जो गलतियां जो हुई हैं इस पास्ट में हुई हैं, उनको हमें अवॉइड करना है। और सबसे अहम बात है कि एक्चुअली मेरिट के आधार पे प्रतिस्पर्धा हो इसमें हमारे निजी क्षेत्र में। वो जब प्रो बिजनेस होता है तो उस तरह की प्रतिस्पर्धा बनती है, लेकिन यदि वो प्रो बिजनेस ना होकर प्रो क्रोनी हो जाए तो चंद कंपनियों को ही लाभ पहुंचता है, और उससे एक्चुअली जो है, जैसे मैं पहले बता रहा था कि नई कंपनियों की जो विकास की जो दर था 2004 से 2014 में सिर्फ 3% था, जबकि अभी आप देखें तो 2014 से 200% से ऊपर है। और मैं एक अर्थशास्त्री के रूप में मैं हमेशा कहूँगा कि सबसे अहम किसी भी इकोनॉमी में एक्चुअली कितनी प्रतिस्पर्धा हो रही है, कितना प्रो बिजनेस हो रहा है, उसको यदि आपको जांचना है तो उसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप और न्यू फर्म क्रिएशन जो हो रहा है वो सबसे अच्छा आंकड़ा है, क्योंकि वो बतलाता है कि एक्चुअली क्योंकि वो एक इट्स एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमी के लिए एक लाइक बैरोमीटर है, क्योंकि नए कंपनी आ रही हैं और नए कंपनी आके जाके चैलेंज कर रही हैं इनकम्बेंट्स को। तो यदि प्रो क्रोनी रहता है 2004 से 2014 के समय में जब 3% था अब सिर्फ आपका नए कंपनियों का बनने का, तो वो उतना प्रो बिजनेस था नहीं। जबकि इसके बाद जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी अच्छी वृद्धि, जो वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग जो हम करीब 140 में होते थे 2014 में, अब 2020-21 में जब आए तो उसमें करीब हम 60 में थे, तो काफ़ी उसमें इंप्रूवमेंट। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जब बढ़ता है तो छोटी कंपनियां और नई कंपनियों को सबसे ज़्यादा उससे फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो बड़े कंपनियां हैं वो तो एक्चुअली अपने वो जिस भी तरह से अपना राह निकाल लेती हैं, लेकिन नए कंपनियों के लिए जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रहती है तो एक्चुअली वो कम्पीट कर पाती हैं और बिजनेस कर पाते हैं। तो यही चीज़ें जो हम कर रहे हैं इसमें एक्चुअली और ज़ोर देना ज़रूरी है, और प्रतिस्पर्धा इसमें बढ़ाएं सारे काफ़ी सेक्टर्स में। और जो फैक्टर मार्केट्स, आपके लैंड मार्केट्स हैं, लेबर मार्केट्स हैं, रियल एस्टेट है, इन सब में और प्रतिस्पर्धा, जितनी निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन, फेयर कंपटीशन मेरिट के आधार पर जितना होगा उतना प्रो बिजनेस पॉलिसी सबका रहेगा और उतना प्रो बिजनेस इकॉनमी भी बनेगी। क्लाइमेट वाला जो रिस्क है वो मैं रिस्क में इंक्लूड करने वाली थी, मेरे दिमाग से उधर गया। वो दिन पर दिन हमारे आने वाले सालों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेटिंग होने वाला है, क्योंकि हम इंडिया की जो इकोनॉमी है या फिर जो हमारा ज्योग्राफी है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, तमाम रिपोर्ट्स में हम लोगों को दिख रहा है। क्या लगता है आपको कि ये जो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क है ये हमारी इकोनॉमी को कितना ज़्यादा आने वाले टाइम में करने वाला है? हमारे लिए प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए? ये अच्छा सवाल है। मैंने एक पूरा चैप्टर लिखा हुआ है इसमें। क्लाइमेट चेंज भारत के लिए और बाकी सारे इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के लिए भी एक चुनौती है, लेकिन भारत उन देशों में से है जिसने सबसे ज़्यादा इसमें कदम लिए हैं। अभी जैसे पेरिस जो गोल्स हैं, उसके पेरिस क्लाइमेट गोल्स हैं, उसमें भारत एक्चुअली काफ़ी तेज़ इसमें उसको अचीव कर चुका है। तो ऐसे ही हम यदि देखें तो बाकी जो वैसे रीजन इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, सोलर की हुई, और जो ओवरऑल हमारी जो
जो टेक्नोलॉजीज़ हैं फॉसिल फ्यूल को ना यूज़ करके ज़्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली टेक्नोलॉजीज़ हम यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भारत एक्चुअली काफ़ी ज़ोर दे रहा है। लेकिन एक और बात जो हमें बहुत इसमें जिसमें मैंने लिखा है इसमें कि क्लाइमेट चेंज के तहत भारत में और बाकी देशों में भी जो डिज़ास्टर्स, क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर्स हैं, वो फ्लड्स हो सकते हैं, वो ड्रॉट्स हो सकते हैं, इस तरह की जो वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ेगी। तो इसीलिए इसमें डेटा और एनालिटिक्स वगैरह इस्तेमाल करके हमें इसको एक्चुअली इसका आंकलन करना है कि कहाँ आने वाला है, एक विपदा आने वाला है, ताकि उसके लिए प्रिपरेशन, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में उसका डेटा मैंने इस्तेमाल किया कि उन्होंने एक आंकलन लगाया कि 20 डिस्ट्रिक्ट जो है फ्लड में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन से हैं। वैसे ही ड्रॉट के लिए 20 डिस्ट्रिक्ट कौन से सबसे वल्नरेबल हैं आपके, और यदि बाकी क्लाइमेट चेंज से, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के अराउंड जो हमारा जो डिज़ास्टर रिलीफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्चुअली काफ़ी और सुदृढ़ बनाना है, और एनालिटिक्स इस्तेमाल करके कब एक विपदा आने वाली है उसको एक्चुअली उससे पहले से ही हमें उसको प्रिपेयर, और उसका जो डिटेक्शन मेथोडोलॉजी है डेटा एनालिटिक्स करके एक्चुअली यदि साइक्लोन आने, अभी तो अच्छा हम कर पा रहे हैं, इसमें और अच्छा कि साइक्लोन आने वाला है तो 1-2 दिन या 1 हफ्ते पहले ही उसका प्रिपरेशन हो जाए, ताकि जो पॉपुलेशन जो अफेक्ट हो रही है उसको एक्चुअली उसको मूव किया जाए। ये हो रहा है काफ़ी अच्छा काम। तो इस ऐसे ही बाकी जगहों, बाकी मेथोडोलॉजीज में भी ड्रॉट हुआ या फिर फ्लड हुआ, इसमें भी एक्चुअली करें तो एक्चुअली तो हमारी जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो चुनौती है उसमें हम उससे अच्छा हम उसको डील कर पाएंगे। 2 स्टेक होल्डर्स के लिए मैं क्रिस्प में आपसे सवाल पूछूंगी कि एक आपने डेडिकेटेड चैप्टर रखा है किसानों के लिए, उनके लिए किस तरीके के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और पर्टिकुलरली आपका फोकस है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स पर, उनको लाभार्थी की तरह ट्रीट करना बजाय उनको इस तरीके देखना कि वो हमारे लिए फसल दे रहे हैं, उनको बेनिफिशियरी मान के अगर हम पॉलिसीज़ लाएँ तो हम बेटर कर सकते हैं। 3-4 आपने कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं, आपसे ही सुनूंगी मैं कि जो सबसे क्रिस्प आपको टॉप 2-3 रिफॉर्म्स लगते हैं जो नीड ऑफ द आवर हैं, वो कौन कौन से हैं? दो क्षेत्र हैं, दो मुद्दे हैं इसमें। एक ये कि आप देखें तो कोई भी विक्रेता, किसी भी आप ये सूट का जो विक्रेता है या फिर वॉच का, सेल फोन का, ये जहाँ भी चाहे वो एक्चुअली बेचना चाहे बेच सकता है, लेकिन सिर्फ हमारा किसान है जहाँ भी चाहे वो बेचना चाहे वो नहीं बेच सकता। ये सबसे अहम है। उसको वो फ्रीडम दे कि क्यों APMC एक्ट में आप इसी मंडी में बेच सकते हैं। तो जो फार्म बिल था इसी को एक्चुअली एनेबल करने के लिए, तो हम बात तो करते हैं एक्चुअली किसानों की, लेकिन सबसे बेसिक फ्रीडम जो है, जो कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाके बेचूँ, तो वो फ्रीडम तो नहीं है जो फार्मर हो APM से। ये एक बहुत अहम है इसमें, क्योंकि इससे क्या होता है आज के तरह, और मैंने देखा है एक्चुअली, क्योंकि मैं साधारण परिवार से आता हूँ, बिलासपुर और भिलाई दुर्ग में रहा हूँ, तो मंडियों में जब एक मंडी में एक्चुअली एक छोटा किसान सुबह एक उसने ट्रैक्टर टेले, उसके पास रहती नहीं है, तो एक्चुअली किराए पे लिया, किराए पे लेके 8 बजे आता है, उसके बाद फिर एक्चुअली जो अरहतिया है उसको एक्चुअली वो जानता है कि किसी और के पास नहीं जा सकता, तो उसको एक्चुअली वेट करा के 3 बजे 4 बजे 8 बजे से आया हुआ है बेचारा, एक्चुअली धूप में पक रहा है, और फिर 3-4 बजे एक्चुअली उसका बोलता है कि अब वो थक के एक्चुअली अब जितना जो भी दाम दिया उसमें बेच चला जाता है। तो इससे क्या होता है आंकड़ों में कि 100 रुपये यदि वैल्यू एडेड होते हैं, उसमें जो छोटा किसान है उसको सिर्फ 10 रुपये आते हैं। लेकिन उसके पास यदि ये फ्रीडम हो कि वो बगल वाले मंडी और कहीं और जाके बेच पाए, तो जब 9 बजे 8 बजे साहब मैं 8 बजे से वेट कर रहा हूँ, आपको खरीदना है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं जाता हूँ बगल वाले मंडी में बेचता हूँ। यदि ये इतना ही बताने की उसकी क्षमता रहे, तो एक्चुअली वो जो अरहतिया है या फिर वो बोलेगा चलो मैं ले लेता हूँ भैया, तो उसको जो 10 रुपये इतना जो 4 बजे तक वेट कर थक हार के जो बेचने की ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रूरत नहीं रहेगी। ये एक रिफॉर्म APMC। दूसरा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बारे में जो बात किया है, ये फार्मिंग और एग्रीकल्चर का एक निहित एक कैरेक्टरिस्टिक है कि सप्लाई जो है सीजनल है, क्योंकि अब जब खरीफ की सीज़न है उसमें खरीफ की क्रॉप आती है, रबी सीज़न में रबी क्रॉप आती है, लेकिन डिमांड जो है सारे सालाना पूरे साल रहता है। यदि सप्लाई आपका सिर्फ 1-2-3 महीने में आते हैं और डिमांड सारे समय, तो आपको स्टोर तो करना ही करना है। लेकिन हमारी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसको स्टोरेज और होर्डिंग दोनों में कोई अंतर ही नहीं देखता। तो हर स्टोरिंग को यदि आप स्टोरेज को होर्डिंग मानते हैं, यदि मानेंगे, तो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा। और जो छोटा किसान है, छोटा किसान एक्चुअली अभी जैसे कोल्ड स्टोरेज रहा,
तो उसका आज का उसका क्रॉप आया है, लेकिन वो अभी नहीं बेचना चाहता। क्यों? क्योंकि एक्चुअली अभी क्रॉप आई है, सबके पास सप्लाई, सब जाके बेचना चाहते हैं। वो कहता है मैं 2-3 महीने बाद बेचूंगा, जब एक्चुअली सप्लाई कम हो जाएगी और मुझे अच्छे दाम मिलेंगे। तो आज की तारीख में छोटा किसान जो है ये एक्चुअली कर नहीं पाता, क्योंकि उसके पास कोल्ड स्टोरेज के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है। बड़ा किसान जो है वो एक्चुअली फ्रिज और ये सब लगा सकता है, उसके पास पैसे हैं, छोटे किसान के पास नहीं होता ये। तो ये ऐसी छोटी छोटी कॉमन सेंस जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअली ये तो हर एक कॉमन पर्सन इसको समझ सकता है कि बाकी किसी चीज़ में एक्चुअली सप्लाई और डिमांड में जो मिसमैच है इतनी नहीं रहती जितनी कृषि में होती है। तो और इसके अलावा उसकी इतनी अनसर्टनिटी रहती है, अनसर्टनिटी के कारण एक्चुअली अब बारिश अच्छी आएगी कि नहीं। तो इसीलिए इंश्योरेंस बहुत, सिर्फ ये 3 चीज़ें भी हम करें तो हमारी कृषि में जो एक्चुअली उसमें जो विकास होगा, उसमें जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बेहद अपॉर्चुनिटी है। ओके, अगेन जितना मैं जल्दी रैप अप करना चाह रही हूँ, मेरे दिमाग में नए नए स्टेक होल्डर सामने आते जा रहे हैं। एजुकेशन हो गया है, जॉब क्रिएशन में भी जॉब में बात की, लेकिन क्वालिटी ऑफ जॉब जो है उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर पर आपने बहुत ही बड़ा चैप्टर डेडिकेट किया हुआ है। स्लगिशनेस बैंक्स की है, क्यों बैंक्स को हम कितना ज़्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग जो हैं क्रेडिट पेनिट्रेशन जो आपने बोला है उसको उस फ़ायदे को लेने के लिए, उस चीज़ को कैश करने के लिए। ये देखिए, इसमें जब भी हम बात करते हैं इस चीज़ों में, जहाँ क्रेडिट देना है वहाँ क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट में बोल रहा हूँ कि जो अच्छा काम हुआ है उसके लिए एक्चुअली उसमें। तो यदि आप देखें 2017-18 के समय में हमारी बैंकें जो है पब्लिक सेक्टर बैंक उतनी अच्छी स्थिति में नहीं थी, अभी काफ़ी अच्छी स्थिति में आई हैं। तो ये मैं पहले वो तो मैं बताऊँगा। एक जो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका जो बैंक अकाउंट, जनधन के बैंक अकाउंट बने हैं, यूपीआई बनी है, अकाउंट एग्रीगेटर, ये सब जो सबसे अहम है, क्रेडिट सिर्फ कोलैटरल के आधार पे दिया जाए, उसके अलावा उसके वैसा ना होकर क्रेडिट की सिर्फ एक्चुअली डेटा के आधार पे भी क्रेडिट दिया जाए, ये बहुत अहम है। आज की तारीख में यदि आप देखें तो करीब 90% जो क्रेडिट होती है सिर्फ कोलैटरल के आधार पे दिया जाता है। बट हमें नहीं लगता कि वो बैंकिंग सिस्टम के लिए फिर वो अपनी बैलेंस शीट देखेंगे कि हम सिर्फ डेटा के बेसिस पर अगर हम दे रहे हैं तो हो सकता है कि अब उसके बहुत बड़े चांसेस हैं कि उनको पैसा वापस ना मिले। नहीं, ये सही नहीं है। यही धारणा, इसी धारणा को मुझे बदलना है। क्योंकि यदि आप देखें, विदेशों में देखें तो बाकी सारे कितने देश हैं जिनमें एक्चुअली ऋण जो है सिर्फ कोलैटरल के आधार पे नहीं, डेटा इस्तेमाल करके आप अब यदि क्रेडिट देते हैं तो क्रेडिट में 2 बातें होती, एक उसकी काबिलियत क्या है उसको ऋण वापस देने का, और दूसरा नीयत है कि नहीं। कि नीयत, काबिलियत और नीयत दोनों डेटा आप इस्तेमाल करके आप एक्चुअली उसका अच्छा विश्लेषण कर सकते हैं और अच्छा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये इसकी नीयत सही है कि नहीं है और इसकी काबिलियत कितनी है। यदि आपके पास आंकड़े हैं, डेटा है, पिछले 2 साल में कितनी इसकी आमदनी है, तो उससे आप देख उसकी काबिलियत क्या आप आंकड़े लगा सकते हैं। और वैसे ही आप उस बाकी जो डिजिटल पेमेंट्स है उसका एक्चुअली बिल, क्रेडिट कार्ड बिल यदि समय पर देता है कि नहीं, ये डेटा यदि कोई व्यक्ति है जो अपनी क्रेडिट कार्ड की बिल है या फिर फ़ोन की बिल है वो हमेशा 1 दिन पहले या फिर इसमें डिले नहीं करता, तो साफ वो ऐसे आदमी की तो नीयत अच्छी है, तो डेटा से आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये एक माइंडसेट है, इसको एक्चुअली हमें बदलना है, क्योंकि बाकी देश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोलैटरल पे ही एक्चुअली लोन दिया जाए। ये क्रेडिट रिस्क आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं डेटा और एनालिटिक्स यूज़ करके। और इसमें भारत में जो लीप फ्रॉगिंग की जो अपॉर्चुनिटी है, बाकी देशों में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसीलिए मैंने इस पर जोर दिया है। फाइन, कंक्लूजन में मैं एक समराइज फॉर्म निकालना चाहती हूँ कि इस किताब में आपको कौन लगता है कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें ये ज़रूरी और तौर पर पढ़ना चाहिए, और अगर जो पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म सजेस्ट किए हुए हैं और उन्हें कितनी जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। एक संस्कृत में एक कहावत है, शुभस्तु शीघ्रम। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं तो देश के लिए शुभ हैं, तो इसको जितनी जल्दी अमल की जाए वो अच्छा है। और जहाँ तक किन को पढ़ना चाहिए, मेरे अनुसार तो मैं खुद पॉलिसी मेकर रहा हूँ, और तो पॉलिसी मेकर्स पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा इससे। वैसे ही इन्वेस्टर्स पढ़ें, क्योंकि इन्वेस्टर्स और बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी पढ़ें, तो उनको ये उसमें अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में जो अगले 20-25 साल में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कि कितना उनका रिटर्न बन सकता है। और तीसरा जो वर्ग मैं बताऊंगा, ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी के हमारे जो छात्र हैं, ये छात्र आज भी जो यूनिवर्सिटी में यही कल जाके ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, IAS ऑफिसर्स बनेंगे,
बनेंगे, यही जाके बैंकर्स बनेंगे, यही आपके जैसे मीडिया लोग भी बनेंगे और हमारे जैसे पॉलिसी मेकर्स भी बनेंगे। तो इनको समझना है कि अगले 20-25 साल में क्या अपॉर्चुनिटी है इसको समझने की। और क्योंकि आपने संक्षेप में एक बात पूछी तो मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। क्रिकेट मेरा एक पैशन है तो उससे एक उदाहरण देता हूँ कि 1993 में सचिन तेंदुलकर जब एक्चुअली क्रिकेट 4 साल खेल चुके थे, 1989 में उन्होंने एक्चुअली खेलना शुरू किया, तब सुनील गावस्कर ने एक कमेंट दिया था कि यदि सचिन तेंदुलकर जब तक वो अपना खेल ख़त्म करते हैं, अपना करियर ख़त्म करते हैं, उन्होंने यदि करीब 40 नहीं बनाए, 40 शतक नहीं बनाए और कम से कम 30,000 रन नहीं बनाए तो मैं बहुत दुखी हूँगा, इस तरह का। और उन्होंने ये जो पोटेंशियल है सचिन तेंदुलकर का, वो परफॉर्मेंस देखकर, पिछले 4 साल में जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर उसका अनुमान लगाया था विश्लेषण करके। वैसे ही मैं तो सुनील गावस्कर नहीं हूँ, ना अर्थशास्त्र का, ना क्रिकेट का तो है ही नहीं, लेकिन उसी तरह मैं पिछले 30 साल में भारत की जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को देख के मैंने ये एक्चुअली एक पोटेंशियल का ये अनुमान लगाया है कि भारत 2047 में जब हम 100 साल के होंगे एक्चुअली, तब भारत विदेश की जो देश विदेश की अर्थव्यवस्था में सचिन तेंदुलकर, हम इकोनॉमी के सचिन तेंदुलकर बन सकता है। इसमें एक और सीख है जो एक्चुअली इसमें मैं बहुत ध्यान देना चाहूँगा कि गावस्कर ने तो कहा सिर्फ गावस्कर के कहने से सचिन तेंदुलकर नहीं बने। एक्चुअली उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और जब उनके पास चुनौती आए, एक्चुअली वो टेनिस एल्बो की आई या फिर ग्रेग चैपल जब कोच बने तब भी चुनौतियां थी, तो तब उन्होंने मेहनत किया और एक्चुअली उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने चुनौतियों का अच्छे से सामना किया और एक सकारात्मक कि मैं कर सकता हूँ एक उस विश्वास के साथ। तो ये विश्वास जो है बहुत अहम है और आप जैसे लोग मीडिया वाले एक्चुअली सकारात्मक, एक बैलेंस्ड व्यू, एक्चुअली सिर्फ नेगेटिविटी पे नहीं, सकारात्मक, एक्चुअली आपका भी योगदान बहुत अहम है ताकि हम सकारात्मक ये एक विश्वास बनाएं। क्योंकि हर चीज़ में एक्चुअली एक 100 कदम जाना है तो आपको एक्चुअली 100 कदम मैं चल सकता हूँ, ये विश्वास जो है बहुत अहम है। तो ये मेरा एक छोटा सा इस यज्ञ में एक आहुति है कि ये इसमें विश्वास बने कि हम कर सकते हैं। जब यदि जापान कर सकता है, 26 गुना उनकी जीडीपी मल्टीप्लाई कर सकता है, चीन कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसी के साथ इस एपिसोड को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी। इसमें ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिन पर बात करते करते हम रह गए। मसलन कि जॉब की क्वालिटी कैसे हो, जो बहुत बार बात उठती है कि जो रिच लोग हैं, जो ज़्यादा कमाई वाले लोग हैं, उनकी कमाई को नीचे उन तबकों में कैसे डिवाइड कर दिया जाए जिनके पास कमाई कम है। उसके भी लॉजिक दिए गए हैं कि ऐसा क्यों फीजिबल नहीं है एक आर्थिक ग्रोथ के लिहाज से। और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिन पर डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किन फैक्टर्स के बेसिस पर, किन आंकड़ों के आधार पर ये $55 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक टारगेट जो है, जो सुनने में ऑडाशियस और एम्बिशियस लग रहा है, वो क्यों दिया गया है। जैसा भी सर ने कहा कि हम लोगों को खुद में भरोसा रखना पड़ेगा कि हम ये हासिल कर सकते हैं। चैलेंजेस डेफिनेटली आएंगे, अभी आ रहे हैं और हम उनसे निपट रहे हैं उसी तरीके से, बशर्ते हमारा जो एक गोल है, हमारा जो मन है, वो इरादा है, ये होना चाहिए कि हमें उन चैलेंजेस से टैकल करना है, तो हम डेफिनेटली ये गोल हासिल कर लेंगे। बहरहाल मेरा टारगेट 2029 पर रहेगा। और आप देख रहे थे किताब वाला, मैं हूँ उपासना। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। किताब का नाम है India@100। आपको इसका जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये अवेलेबल है, मिल जाएगी, है ना? ठीक है। इसका दाम है 995 रुपये, रूपा पब्लिकेशन ने छापी है। उम्मीद करते हैं आप इसको एंजॉय करेंगे। जो भी आपके सवाल हो सर को आप मेल करके पूछ सकते हैं, ज़रूर जवाब देंगे। शुक्रिया, नमस्कार।